बात नहीं है। ये स्लाइड्स नजर आ रही हैं आपको जी? स्लाइड आप देख सकते हैं? जी सर, यस नजर आ सर। रही है। जी, ये बेसिकली 9 स्टेप प्रोसेस है प्रोक्योरमेंट का। आपको जिस भी और इदारे में या जिस जगह भी प्रोक्योरमेंट करनी है तो यू नीड टू अंडरस्टैंड देयर प्रोक्योरमेंट साइकिल। ठीक है, एक प्रोक्योरमेंट साइकिल हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, ये वाला। ठीक है, और ये प्रोक्योरमेंट साइकिल जो था बेसिकली था किसका? या चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई चेन, यूके का था ये प्रोक्योरमेंट साइकिल। कि यूके में ये रिकमेंड कर रही है गवर्नमेंट कि वो इस तरीके से आप प्रोक्योरमेंट साइकिल को देखें। इसी तरीके से वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक ने भी अपना प्रोक्योरमेंट साइकिल बनाया हुआ है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक पूरी दुनिया से परचेजेस करती है और बहुत सारी चीज़ें परचेजेस करती है, क्योंकि वो पूरी दुनिया में रिकन्स्ट्रक्शन का वर्क करते हैं, रिहेबिलिटेशन का वर्क करते हैं, तो दे परचेज लॉट ऑफ थिंग्स। तो उनके यहाँ भी जाहिर है कि चूँकि वो टैक्स पेयर्स की मनी होती है, तो फंडिंग होती है, तो उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी होना ज़रूरी है। तो ये वर्ल्ड बैंक का प्रोक्योरमेंट साइकिल है। फर्स्ट दे डिफाइन द रिक्वायरमेंट्स, actually what we want to purchase and why we want to purchase, and what is the utility of that product or services or combination। तो रिक्वायरमेंट्स डिफाइन हो जाती हैं कि भाई ये काम करना है, इतने लोगों के लिए करना है, इसमें ये चीज़ें खरीदनी है, तो फिर उसकी बजट बनाते हैं एंड फंडिंग करते हैं। देखिए, बजट बनाना एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, और जो कि आप जैसे प्रोफेशन में जो लोग हैं, इंजीनियरिंग में हैं या मैनेजमेंट में हैं, मिडिल मैनेजमेंट में है या बिगनिंग लेवल मैनेजमेंट, उनको बजटिंग आनी चाहिए। और बजटिंग आप लोगों को नहीं आती है तो बजटिंग सीखिए। अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोई बेसिक कोर्स कर लीजिए, जैसे मैं आजकल पढ़ा रहा हूँ बिजनेस मैनेजमेंट में, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। उसके अंदर अकाउंटिंग की हम इतनी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि आप जो है वो अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजीज को अच्छी तरह समझ सकें, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जुबान समझ सकें। आपको अगर बजट बनाने के लिए दिया जाए तो आप बजट बना सके। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप खरीदने जा रहे हैं एक डीजल जनरेटर अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो आप जाके एक रिक्विजिशन देंगे और वो अप्रूव थोड़ी हो जाएगा। आपको उसकी फाइनेंशियल फिजिबिलिटी बनानी पड़ेगी, और बाज़ केसेस में आपको ऑपरेशनल फिजिबिलिटी भी बनानी पड़ती है, बाज़ केसेस में आपको टेक्निकल फिजिबिलिटी भी बनानी पड़ती है, बाज़ केसेस में आपको इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी और फाइनेंशियल फिजिबिलिटी और उसके साथ साथ इन्वायरमेंटल फिजिबिलिटी भी बनानी पड़ती है कि जो प्रोडक्ट आप खरीदने जा रहे हैं इन्वायरमेंट के साथ कंपैटिबल है, लॉज के साथ कंपैटिबल है या नहीं है। तो आपको डिफरेंट काइंड ऑफ फिजिबिलिटी अपने जो प्रपोजल है उसके अंदर डालने होते हैं। एंड बजट इज फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, जिसमें आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर का पता होना चाहिए कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसे करते हैं, उसके पीछे क्या लॉजिक होती है और उसको किन मेथड से जस्टिफाई किया जाता है। तो ये चीज़ें आप लोगों को भी चाहिए कि आप लोग सीखें, और बाद में ही सही है कि अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स आप लोग ज़रूर कीजिए, उससे आपको बजटिंग आ जाएगी। फिर जब आप बजट कर लेते हैं, उसकी जस्टिफिकेशन बना लेते हैं, तो आप डिफरेंट डोनर एजेंसीज को या टॉप मैनेजमेंट को भेजते हैं आप कि जनाब ये हमने बजट बना लिया है, अब आप हमें फंड करें। जब आपके बजट को वो रैशनली इवेलुएट करते हैं, लॉजिकल लगता है, उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा लगता है, तो फंडिंग प्रोवाइड कर देते हैं। फंडिंग के बहुत सारे मेथड्स हैं, तो वो फंडिंग किसी मेथड से आपको प्रोवाइड किया दिया जाता है। जब प्रोवाइड कर दिया जाता है या एश्योर कर दिया जाता है कि बाय दैट डेट यू विल गेट द फंड्स, तो आप उसी हिसाब से शेड्यूल करते हैं पूरे प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को, आगे के सारे प्रोसेस को। और फिर एक प्रोक्योरमेंट रिक्विजिशन रेज करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपने अगर एक बजट बनाया है या एक रिक्वायरमेंट डिफाइन की है, तो आप एंड यूजर हो और आपने वो प्रोडक्ट यूज करना है, परचेज प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट करके देगा, इसलिए आप रिक्विजिशन बना करके, डिटेल्स बना करके, स्पेसिफिकेशंस बना करके आप परचेज डिपार्टमेंट को भेज देते हैं। फिर आपने प्रोक्योरमेंट टाइप सिलेक्ट करना है कि किस टाइप से आप इसे सिलेक्ट करेंगे। प्रोक्योरमेंट के डिफरेंट मेथड्स हैं, वो अभी हम शॉर्टली डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इनमें से कोई मेथड से आप प्रोक्योरमेंट करेंगे, वो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट डिफाइन करेगा। उसके बाद आप, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में ये होता है कि वो प्री क्वालिफाई कर देते हैं बिडर्स को या कॉन्ट्रैक्टर्स को,
उससे क्या होता है कि उनको इवेल्युएशन में आसानी होती है, क्योंकि सप्लायर को उन्होंने पहले ही इवेल्युएट किया हुआ है, प्री क्वालिफाई किया हुआ है, तो जो उनका क्राइटेरिया है क्वालिटी का, डेडलाइन का, टाइमली डिलीवरी का, उसके मुताबिक वो उसको पहले ही इवेल्युएट कर चुके हैं। तो अब जो उनके प्री क्वालिफाइड बिडर्स हैं उनको ये भेज देते हैं इनविटेशन टू बिड, वो बिड कर देते हैं। फिर जो भी प्रोसेस होता है, सिंगल एनवेलप सिस्टम, डबल एनवेलप सिस्टम, जो भी है उसके तहत जो है वो आपको फिर वो बिड कर देते हैं। पहले बिड करते हैं, डॉक्यूमेंट्स आप देते हैं, बिड डॉक्यूमेंट्स के बेस पे वो जो जाता है, तो फिर आप बिडिंग प्रोसेस को मैनेज करते हैं। उसमें ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस, इन सब चीज़ों को इंक्लूड करना पड़ता है। आपको देखना पड़ता है कि कोई ऐसा काम नहीं कर रहे जिसकी वजह से कोई एक सप्लायर अनड्यू एडवांटेज ले रहा है। फेयर हो सबके लिए, सबको फेयर अपॉर्चुनिटी मिले, एंड देन यू एग्जीक्यूट द कॉन्ट्रैक्ट। और एग्जीक्यूट कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद उसका फीडबैक जाता है डिफाइनिंग रिक्वायरमेंट में, यानी एंड एडिटर के पास जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट यूज हुआ है, फीडबैक दें। अब जो अगली रिक्वायरमेंट होगी उसमें उस फीडबैक को भी ऐड कर लेंगे। उसके बाद ये है जनाब आपका प्रोक्योरमेंट टाइप्स, जो अभी मैं बात कर रहा था। एक है आईटीबी। आईटीबी का मतलब हुआ इन्विटेशन टू बिड। आप जो है अपने प्री क्वालिफाइड सप्लायर से कहते हैं कि जनाब ये इनविटेशन टू बिड लीजिए आप, और आप बिडिंग करें, ठीक है। इसी तरीके रिक्वेस्ट फॉर परचेज भी कर सकते हैं, आरएफपी भी कर सकते हैं, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन भी कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं। और एक डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग भी कर सकते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है किसी आइटम का जो ओनर होता है वो कोई मोनोपोली ओनर होता है, या डिज़ाइंड आइटम है, ओईएम रिकमेंडेड आइटम है, यानी ऐसे आइटम्स हैं जो एक पर्टिकुलर वेंडर से ही खरीद सकते हैं, तो उनसे आप डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, क्योंकि उसको आप जनरल मार्केट में नहीं भेजते हैं कंपटीशन के लिए, बिकॉज जनरल मार्केट में उसका जेन्युइन सप्लायर कोई और नहीं है। तो ऐसी सूरत में आप डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग करते हैं। अच्छा, ये एक और प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है, ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट लोग डिफरेंट प्रोसेसेस यूज करते हैं प्रोक्योरमेंट के लिए। उसमें सबसे पहले प्रोक्योरमेंट प्लानिंग की जाती है कि जनाब पूरे साल में या पूरे क्वार्टर में वट एवर आइटम्स आर वी आर गोइंग टू परचेज, तो उसमें सबसे पहले तो प्रायोरिटाइज किया जाता है। तो क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के पास लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं, अपने कैश रिसोर्सेज होते हैं, फिर उनके पास बैंक क्रेडिट का भी ऑप्शन होता है, लेकिन क्रेडिट वो उसी सूरत में लेते हैं जब वो जस्टिफाइबल होता है। और फिर उसके अलावा एक ऑप्शन ये भी होता है कि भाई स्टॉक होल्डर से, ओनर से कहेंगे जनाब आप इन्वेस्ट करें। तो ये 3-4 मेथड्स होते हैं जिसके ऊपर प्रोक्योर करते हैं। फिर कुछ आइटम्स वो प्रोक्योर नहीं करते हैं, इनफैक्ट वो लीज पे प्रोक्योर करते हैं। तो बाज़ औक़ात आपके पास इतना कैश नहीं होता कि आप किसी कैपिटल आइटम को अपफ्रंट कैश देके परचेज करें, तो ऐसी सूरत में आप रेंट पे ले सकते हैं, लीज पे ले सकते हैं, तो वो भी एक प्रोक्योरमेंट है। तो आपको प्रोक्योरमेंट प्लानिंग के दौरान डिसाइड करना होता है कि आपने किस मोड ऑफ फाइनेंसिंग के तहत चीज़ों को लेना है, दैट इज, और किस क्वांटिटी में लेना है, कब लेना है ये आइटम्स को, ये सब प्रोक्योरमेंट प्लानिंग का हिस्सा होता है। जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके यहाँ रिएक्टिव प्रोक्योरमेंट कम होती है, और रिएक्टिव प्रोक्योरमेंट एलिमिनेट नहीं हो सकती, रिएक्टिव प्रोक्योरमेंट्स होती भी है। तो उसकी वजह ये होती है कि मिसाल के तौर पे आपका कोई आइटम बार बार फेल हो रहा है, अब आइटम शॉर्ट हो गया, अब आपके पास रिएक्टिव प्रोक्योरमेंट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। जी हैदर आमिर साहब, यस, सर ये क्रेडिट जो होता है 15 डेज 30 डेज का जो क्रेडिट होता है, ये भी तो प्रोक्योर प्लान के अंदर आता है ना, सेम एज लाइक व्हाट यू वर सेइंग अबाउट रेंटिंग अ थिंग। नहीं नहीं, बल्कि ये पूरे प्लानिंग में इसको इंक्लूड किया जाता है कि जनाब ये आइटम इस डेट पे प्रोक्योर किया जाएगा और इसकी पेमेंट इस डेट पे ड्यू होगी, और हमारे पास कैश फ्लो इस तरह से आ रहा है, तो जब उस डेट पे ड्यू होगी तो हमारे पास इतना कैश फ्लो होगा कि हम उसको पे कर सकेंगे। तो उसकी दोनों की प्लानिंग की जाती है। यस, क्योंकि आइटम आपके पास पहले आता है, आप पेमेंट बाद में करते हैं, लेकिन करते हैं तो उसको प्लान करना पड़ता है। दैट्स राइट, करेक्ट। कि आप फिर एक प्लान कर लेते हैं कि मार्च के महीने में हमें इतनी पेमेंट करनी पड़ेगी, अप्रैल के महीने में इतनी पेमेंट्स ड्यू हो जाएंगी, मई में इतनी पेमेंट ड्यू हो जाएगी, फिर हमारा कैश इनफ्लो कितना है। अब मई के महीने में कैश इनफ्लो शॉर्ट हो रहा है, कहाँ से पूरा करेंगे, शॉर्ट टर्म बोरोइंग से पूरा कर सकते हैं। यस,
इसकी पूरी प्लानिंग होती है, और वो प्रोक्योरमेंट वाले भी कभी कभी करते हैं, और कभी कभी ज़्यादातर वो फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले करते हैं, और दोनों मिल करके करते हैं, क्योंकि प्रोक्योरमेंट आपने पूरे साल की करनी है तो दिस इज ह्यूज प्रोक्योरमेंट। अब फाइनेंस आपको पैसा रिलीज करेगा तो आप प्रोक्योरमेंट कर सकेंगे, इसलिए ये मिल करके प्लानिंग होती है प्रोक्योरमेंट की, ठीक है। वरना वो मैं एक्सेल शीट में भी आपको बता सकता हूँ कि जनाब ये इस तरीके से कैश फ्लो का इन होता है, इस तरह से कैश फ्लो का आउट होता है, आप देखते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव कैश फ्लो है, यहाँ पे नेगेटिव कैश फ्लो है, तो उसको हम कैसे करेंगे, तो वो पूरा एक प्रोसेस है। यस, फिर आप जाहिर है कि आप एडवर्टाइज करते हैं जो भी आप अपने आइटम्स होते हैं, और फिर इवेल्युएट करते हैं आपके जो आइटम्स आते हैं, फिर जिन लोगों के साथ आपने काम करना है उनके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। अब जो है कॉन्ट्रैक्ट को बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया जा रहा है। पहले कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता था, लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन करते थे, उसके बाद उसको कॉन्फिडेंशियल करके फाइल कर देते थे, शेल्फ में बंद कर देते थे, ताला लगा देते थे, किसी ऑर्गेनाइजेशन को किसी को पता ही नहीं होता था कॉन्ट्रैक्ट में है क्या, वो बहुत कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट हुआ करता था। और फिर उसके बाद आपस में इनके रिलेशनशिप पे चीजें चल रही होती थी। अब भी ऐसा ही होता है कि बहुत सारी चीजें आपके रिलेशनशिप पे चल रही होती है, लेकिन जब वो रिलेशनशिप में डेविएशन आता है और जब कोई आपका पॉइंट आ जाता है जिसके ऊपर कंप्रोमाइज नहीं हो रहा होता, देन यू लुक इनटू योर कॉन्ट्रैक्ट, तो इसलिए ज्यादा बेहतर है। तो इसलिए अब कॉन्ट्रैक्ट्स को प्रोक्योरमेंट वाले ज्यादा एक्टिवली यूज कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बाज क्लॉजेज ऐसे होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी के बाद भी दे सर्वाइव, आप उन क्लॉजेज का जब जरूरत हो तो वो यूज कर सकते हैं। तो उसके बाद वो परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग देख करते हैं, आपका इवेल्युएशन का क्राइटेरिया होता है, केपीआईज होती है कि जनाब आप टाइम ऑन टाइम डिलीवरी जो है 95% होना चाहिए, 5% वी विल एक्सेप्ट कि आपको ऑन टाइम डिलीवरी नहीं है, और क्या कहते हैं जो है वो क्वालिटी आपका 97% टाइम सही होना चाहिए, 3% वी विल एक्सेप्ट, और 90% ऑफ द टाइम जो है वो शॉर्ट सप्लाई नहीं होनी चाहिए। इस तरह करके आप पूरा एक परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग डेवलप कर सकते हैं। तो वो परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग पे आप अपने सप्लायर्स को मॉनिटर करते रहते हैं, और उसकी बेसिस पे उसको अपग्रेड भी करते रहते हैं या डाउनग्रेड भी करते रहते हैं। वो टीयर 3 से टीयर 2 पे चला जाता है, टीयर 2 से टॉप टीयर में चला जाता है, अब उसको ज़्यादा बिजनेस मिलता है। और सारे सप्लायर्स को पता है कि केपीआईज की बेसिस पे मॉनिटरिंग हो रही है, जो ज़्यादा अच्छा काम करेगा वो टॉप पे चला जाएगा, ज़्यादा बिजनेस गेन करेगा। इसकी वजह से उनके दरमियान एक हेल्दी कॉम्पिटिशन होती है। फिर उसके बाद आप पेमेंट्स करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट क्लोज है। अब साइकिल के लिहाज से यहाँ पे लिख दिया है, वरना आपको पता है पेमेंट जो है वो यहाँ से ही शुरू हो जाता है, जब आप कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करते हैं, कुछ एडवांस देते हैं, फिर वो काम करते हैं, कुछ एडवांस देते हैं, लेकिन साइकिल के लिहाज से वहाँ पे लिख दिया है। मास्टर का कॉन्ट्रैक्ट्स होते भी ऐसे, जिसमें एंड ऑफ सर्विस के बाद आप उसे पेमेंट करते हैं। अच्छा भाई, उसके बाद जो है ना पब्लिक प्रोक्योरमेंट के अंदर आप गुड्स भी कर सकते हैं और सर्विसेज भी परचेज कर सकते हैं, तो और वर्क भी कर सकते हैं, जैसे गुड्स भी है और सर्विसेज भी है, और कुछ कंसल्टिंग भी हो सकती है, और कुछ ऐसे काम भी हो सकते हैं जो नॉन कंसल्टिंग में आते हैं। तो खासतौर पे वर्ल्ड बैंक वगैरह जो काम करते हैं उनमें कंसल्टिंग का एलिमेंट बहुत ज़्यादा होता है, कंसल्टेंट का बहुत ज़्यादा हेवी इनपुट होता है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान में अगर काम कर रहा है तो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स को कर रहा होता है। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में वो ट्रस्ट नहीं करते गवर्नमेंट ऑफिसर्स पे, क्योंकि उनकी अपनी इमेज का मसला होता है, उनकी अपनी फेयरनेस का मसला होता है, इसलिए वो कंसल्टेंट हायर करते हैं, और कंसल्टेंट जो है वर्क की मॉनिटरिंग करता है और फिर उसके लिहाज से रिलीज करता रहता है। वर्ल्ड बैंक कंसल्टेंट ओके करता है तो वर्ल्ड बैंक जो है पैसे रिलीज करता रहता है, ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे, पैसे का बेहतर यूज हो सके और काम भी अच्छा हो। तो पब्लिक प्रोक्योरमेंट के अंदर गुड्स के अंदर जो आता है वो बेसिकली आईसीबीज आती हैं, इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव बिडिंग। बाज आइटम्स ऐसे होते हैं जिसको आप इंटरनेशनली प्रोक्योर करें तो ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रोक्योर कर सकते हैं। खासतौर पे कंसल्टेंसी है, वो आप पूरी दुनिया में कहीं से भी कंसल्टेंसी प्रोक्योर कर सकते हैं, और देखना ही होगा कि कंसल्टेंसी के लिए दैट पर्सन इज राइट और नॉट, दैट कंपनी इज राइट और नॉट। तो ये बेसिकली इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव बिडिंग है। फिर हाई वैल्यू आइटम के लिए भी, और जिनका लो वेट आइटम है उसके लिए भी इंटरनेशनल बिडिंग सेल्स बनता है। बाज आइटम्स फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के लिए काम हो रहा है तो पाकिस्तान में वो आइटम्स है ही नहीं, जब वो आइटम है ही नहीं तो आप फिर इंटरनेशनल बिडिंग पे जाएंगे। फिर उसके बाद बहुत सारों में आप नेशनल कॉम्पिटिटिव बिडिंग पे चले जाते हैं कि नेशनल लेवल पे आप देते हैं कि भाई सिर्फ पाकिस्तान में जो सप्लायर्स हैं वही इसके अंदर कोट कर सकते हैं।
एंड RFQ इज रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। तो उसके बाद जो है वो वर्क्स में भी हो सकता है। फिर उसके बाद जरूरी नहीं है कि आप हर दफा जो है लोगों को लोएस्ट कॉस्ट के ऊपर बिडिंग एक्सेप्ट करें, क्योंकि इस प्रॉब्लम का दुनिया में और ज्यादा बेहतर तरीके से एड्रेस हो रहा है। पाकिस्तान में भी उसको इतने बेहतर तरीके से एड्रेस नहीं कर रहे, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम पीपल आर रियलाइजिंग कि लोएस्ट कॉस्ट बिडर को दे देना कोई अक्लमंदी का काम नहीं है। उसके बाद में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि एंड यूजर फेस करता है या प्रोक्योरमेंट वाला फेस करता है। इसलिए अब जो सिस्टम्स आ रहे हैं QCBS आ रहे हैं। QCBS का मतलब है क्वालिटी एंड कॉस्ट बेस्ड सिस्टम। ठीक है, सिर्फ कॉस्ट के ऊपर नहीं आप इवेल्युएट कर रहे हैं बल्कि क्वालिटी के बेस पे इवेल्युएट कर रहे हैं। तो प्राइसिंग भी आप अकॉर्डिंगली देख रहे हैं कि उसकी क्वालिटी, किस क्वालिटी का कौन सा सप्लायर प्रोवाइड कर रहा है। तो ये क्वालिटी एंड कॉस्ट बेस्ड सिस्टम भी है। ठीक है, उसके बाद कंसोलिडेटेड कोटेशन सिस्टम भी है। कंसोलिडेटेड कोटेशन सिस्टम CQS। कंसोलिडेटेड कोटेशन सिस्टम में ये होता है कि अमेरिका में तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन है कि जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं वो अपने परचेजेस को ट्रांसपेरेंट रखने के लिए न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर या किसी मेजर यूएस स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू अपनी परचेजिंग को पब्लिक कर देते, ताकि पूरी दुनिया को पता चल जाए कि जनाब ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है और ये चीजें परचेज करने जा रहे हैं। जी, हेलो हेलो, क्या कर रहे हैं यार ये? तो इसमें ये होता है कि क्योंकि पब्लिक लिमिटेड कंपनीज का जो पैसा होता है वो जनरल पब्लिक का होता है, उसके लाखों शेयर होल्डर्स होते हैं। वो शेयर होल्डर्स छोटे होते हैं तो वो अपना इंटरेस्ट अच्छे तरीके से सेफ गार्ड नहीं कर सकते कंपनी के अंदर, तो उनके इस इंटरेस्ट को गवर्नमेंट और रेगुलेटरी एजेंसी सेफ गार्ड करती है एंड दे मेक श्योर कि जनाब जो भी प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं उसमें जो पब्लिक का पैसा लगा हुआ है उसको अच्छे तरीके से यूज किया जा रहा है। तो ये कंसोलिडेटेड कोटेशन सिस्टम कहलाता है। फिर उसके बाद डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म। बहुत सारे कोटेशंस के अंदर डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म होता है कि जनाब अगर सप्लायर में और बायर के दरमियान कोई आ जाए कोई चीज़ तो उसको कैसे मैनेज करेंगे। अभी हम उसको थोड़ा डिटेल में भी डिस्कस करेंगे जब मैं चैप्टर पढ़ा रहूँगा। और उसमें ये होता है कि आप आर्बिट्रेटर ले सकते हैं और वो बाइंडिंग हो सकता है। ठीक है, कोई थर्ड पार्टी आर्बिट्रेटर बहुत कॉमन है, उसका जो भी वर्डिक्ट होता है वो बाइंडिंग होता है दोनों पार्टी पे। और फिर उसके बाद आप परचेजेस इस तरह भी हो रही हैं कि परचेजेस में आप ये नहीं देख रहे हैं कि अपफ्रंट कॉस्ट क्या है, बल्कि आप पूरी लाइफ साइकिल कॉस्ट है या लाइफ साइकिल सपोर्ट ले लेते हैं आप वेंडर से। जैसे GE से आपने टरबाइन खरीदी तो टरबाइन की तो वन टाइम कॉस्ट है इंस्टॉलेशन समेत और ट्रेनिंग समेत, वो आपको दे देते हैं। लेकिन थ्रू आउट द लाइफ अगर आप GE से ही उसकी मेंटेनेंस कराते रहें, क्योंकि GE इज एक्सपर्ट इन टरबाइंस, वो ज़्यादा मेहनत कर सकता है और उसके ऊपर गारंटी वारंटी भी दे सकता है एज लॉन्ग एज आप उनसे मेंटेनेंस करवाते रहें। तो इसलिए GE से जब आप एग्रीमेंट करेंगे तो आप उनसे कहेंगे जनाब आप हमें लाइफ साइकिल कॉस्ट सपोर्ट बताइए कि ठीक है जनाब GE का टरबाइन इतने का आएगा, उसकी ट्रेनिंग इतने की आएगी, उसकी इंस्टॉलेशन सर्विसेज इतने की आएगी, उसकी टेस्टिंग इतने पैसे लगेंगे, उसके बाद आप जो है कंटिन्यूसली कोई प्रॉब्लम आती रहेगी उसके लिए पर आवर आप इस तरह से चार्ज करेंगे। कभी कोई प्रॉब्लम आ गया, टरबाइन ट्रिप हो गया, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स खराब हो गए या और कोई ब्लेड टूट गया, इस तरह की चीज़ें हैं, तो उसमें आपको ये सपोर्ट देते हैं। और सपोर्ट देते हैं तो उसमें कंडीशंस होती हैं कि जब प्रॉब्लम आए तो उसे आप ओपन नहीं करेंगे बल्कि GE का इंजीनियर फ्लाई करके आएगा, वो उसको देखेगा, तब हमारी गारंटी वारंटी चलती रहेगी। फिर उसके बाद 3 साल बाद या 5 साल बाद जब भी उसके मेजर ओवरहॉल का वक्त आता है तो भी आप GE से कोट ले लेते हैं कि भाई मेजर ओवरहॉल की कॉस्ट क्या है, 5 साल बाद एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या होगी। तो इस तरह आपको पूरा लाइफ साइकिल पता चल जाता है कि इस टरबाइन को यूज़ करने में और मेंटेन करने में कितनी कॉस्ट आएगी। और आपको ये भी पता है कि जब आप इसे 10 साल यूज़ करेंगे या 15 साल यूज़ करेंगे तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। तो अब आप कंपैरिजन की पोजीशन में हैं जब आपको टोटल लाइफ साइकिल कॉस्ट मिले कि इस टरबाइन से हम कितनी बिजली जनरेट करेंगे और इसकी कॉस्ट हमें कितनी पड़ रही है, बाकी एसेसरीज के साथ हमें कितनी कॉस्ट पड़ रही है, हमें प्रॉफिट कितना आ रहा है, ये सब इवेल्युएशन आप कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको
लाइफ साइकिल सपोर्ट चाहिए। पाकिस्तान में मेरा नहीं ख्याल कि लाइफ साइकिल सपोर्ट पे कोई काम करता है, अगर करता है तो आप में से कोई बताइए, आप में तो कई लोग प्रोक्योरमेंट के हैं माशाल्लाह। तो इसलिए कि लाइफ साइकिल सपोर्ट में ना ये पहले जैपनीज ने शुरू किया था। आप उसे कोई उनसे प्रोजेक्ट का कहें, किसी प्रोडक्ट का कहें, वो बिल्कुल स्केलेटन कॉस्ट कोट कर देते थे, और उस जमाने में इतनी अवेयरनेस नहीं थी, तो वो कोट कर देते थे कि जनाब ये इसकी कॉस्ट इतनी है, फॉर एग्जाम्पल इस प्रिंटर की कॉस्ट इतनी है। फिर बाद में जब कहते थे कि भाई प्रिंटर इंस्टॉल करो, वो कहते थे भाई इंस्टॉलेशन की कॉस्ट अलग है, इंस्टॉल कर दिया, फिर उसकी ट्रेनिंग ट्रेनिंग की कॉस्ट अलग है। इस तरह करके वो स्केलेटन कॉस्टिंग करके कस्टमर से हर चीज़ के चार्ज कर लेते थे। जब लोगों को ये बात समझ में आ गई, तो अब लोगों ने उनसे कहा है कि भाई, फिर ये भी होता है कि वो प्रिंटर बेच देते हैं, प्रिंटर सस्ता बेच देते हैं, और उसका जो कार्ट्रिज होता है वो महंगा होता है। अब चूंकि आप कैप्टिव कस्टमर हो गए, आपने वही कार्ट्रिज लगाना है, तो वो कार्ट्रिज से कमा लेते हैं। तो इन सब वजूहात की बिना पर आपके लिए ज़रूरी है कि आप लाइफ साइकिल कॉस्ट पता करें, ये पूरे प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल में कॉस्ट कितनी हो जाएगी। एग्जैक्टली सर, बेसिकली सीमेंस भी जैसे जी है, सीमेंस में मैं रहा हूँ कुछ अर्सा, तो वो भी यही करते थे लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, कि टरबाइन पहले सस्ता बेचते थे एज कम्पेयर टू जी, के सेम मेगावाट की अगर जी की टरबाइन ले तो सीमेंस की टरबाइन सस्ती होगी। लेकिन वो शर्त ये होती थी कि 25 ईयर्स का लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट करते थे, ताकि हमारी मशीन, वो ये कहते थे सीमेंस वाले कि हमारी मशीन जो है हम खुद मेंटेन करेंगे, रिलायबल रहेगी, और यकीनन रिलायबिलिटी भी रहती है और वो सही चलती है। लेकिन वो 25 ईयर्स का जो कॉन्ट्रैक्ट होता था, उससे वो सारा अपना जो पैसे निकाल इनिशियल लेते थे। कैपिटल कॉस्ट है वो रिकवर कर लेते थे। जी जी, ये टेक्निक जैपनीज से सिखाई है दुनिया को, फिर यूरोप ने सीखा, फिर अमेरिका भी शुरू हो गया, जी भी यही करता है। ठीक है, खैर वो अपफ्रंट भी महंगे हैं, और कॉस्ट साइकिल में बताते हैं कि लाइफ साइकिल कॉस्ट में वो सस्ते हैं। ये भी एक सेलिंग की एक टेक्निक होती है। बहरहाल, तो यस गुड, तो जब गो, यस, एनी क्वेश्चन? सर मैं आपको एचपी की मिसाल दे रहा था कि एचपी भी यही करता है, प्रिंटर आप अपफ्रंट लेने जाएं आपको 4,000 5,000 का मिल जाएगा, बट कार्ट्रिजेस जो हैं वो बहुत महंगी देता है और रीफिलिंग को मना करता है कि एनवायरमेंटल कंसर्न है और पता नहीं क्या क्या। जी बिल्कुल, तो ये सब तरीके होते हैं, ऐसे कस्टमर्स को कहते हैं कैप्टिव कस्टमर्स। ठीक है, और इसको जो है वो भी कहते हैं, हथकड़ी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? गोल्डन कफ, गोल्डन कफ कहते हैं, सोने के आपको हथकड़ी लगा देते हैं। तो लेकिन ये सर ये जो डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती हैं, जैसे जी, सीमेंस या ऑलस्टम, ये तीन बड़े ग्रुप्स हैं जो टरबाइन बनाते हैं, अब ये तो ऑफर कर रहे हैं, लेकिन जो परचेज कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में हूँ या कोई और आप जैसा कोई बैठा हुआ है सीनियर तरीन आदमी, तो ये उनका काम है कि बेसिकली कंपैरिजन निकालना कि आया वी हैव टू गो फॉर सीमेंस फॉर 25 ईयर्स, जो हमारी पूरी कंपनी 25 ईयर्स तक बॉन्ड रहेगी, या हम फर्स्ट कैपिटल इन्वेस्टमेंट करें और जी से लें। जी आपको बॉन्ड नहीं करता, जी कहता है अगर आपकी टीम स्किल्ड है तो आप खुद कर लें, लेकिन सीमेंस थोड़ा बहुत बॉन्ड करता है। तो ये इट डिपेंड्स कि जो कंपनी परचेज कर रही है उसकी जो टीम है वो कैसी है। बिल्कुल सही बात है, वो कैसे इवेलुएट कर रहे हैं, डिफरेंट फिजिबिलिटीज कैसे इवेलुएट कर रहे हैं, लाइफ साइकिल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, और एक्चुअली जब आप कैपिटल इक्विपमेंट खरीदें तो लाइफ साइकिल कॉस्ट कंपेयर करें, जी हो, एल्स्टॉम हो, आपका सीमेंस हो, जो भी है उनकी लाइफ साइकिल कॉस्ट कैलकुलेट करें, फिर डिसीजन लें। ओके, तो ये ऑफ कोर्स ये बहुत टेक्निकल काम है, इसीलिए हम आप लोगों को प्रोक्योरमेंट पढ़ा रहे हैं, ताकि जो चीज़ें आपके सामने आती हैं उसको ट्रूली इवेलुएट करना सीखें आप लोग। तो लाइफ साइकिल कॉस्ट इज अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट। अच्छा जनाब, तो जो गोल ऑफ पब्लिक रिक्वायरमेंट क्या होता है कि जब टाइमली होना चाहिए और जो डिमांड है उसके मुताबिक होना चाहिए। इट शुड बी ऑफ कोर्स कॉस्ट इफेक्टिव। अगर बहुत महंगी पब्लिक रिक्वायरमेंट कर रहे हैं तो टैक्स पेयर्स मनी जो है वो सही यूज़ नहीं कर रहे। फिर उसके बाद ट्रांसपेरेंट होना चाहिए पूरा सिस्टम, कि अगर कोई साहब उसको आके देखना चाहें, या कोई सप्लायर अगर एतराज़ करता है, वेंडर एतराज़ करता है, तो आप बता देंगे ना ये सिस्टम है, इसे हमने फॉलो किया, इस तरीके से परचेजिंग की गई है। तो ट्रांसपेरेंट होना बहुत ज़रूरी है। और फिर अभी तो हम लोएस्ट कॉस्ट पे जा रहे हैं, पाकिस्तान में सेपरा पेपरा दोनों के रूल्स लोएस्ट कॉस्ट पेपर है, लेकिन एक्चुअली पब्लिक प्रोक्योरमेंट वैल्यू फॉर मनी पे होनी चाहिए। ठीक है, वैल्यू फॉर मनी पे जो प्रोक्योरमेंट होती है वो सबसे अच्छी होती है, यानी आप थोड़ा ज़्यादा पैसे दे रहे हैं फॉर एग्जांपल, लेकिन आपको ज़्यादा वैल्यू मिल रही है
उस प्रोडक्ट से ज़्यादा लाइफ मिल रही है, ज़्यादा सर्विस मिल रही है, तो दिस इज़ अ बेटर वैल्यू फॉर मनी, दिस यू ऑल्सो लुक इनटू। इसलिए पहले तो ये होता था, अब तो शायद ख़त्म कर दिया, कि जितने भी लोग टेंडर देते थे अखबार में, लिख देते थे कि चाइनीज़ ओरिजिन वाले अप्लाई ना करें। तो अब तो शायद ये इलीगल हो गया है। वो इसीलिए लिखते थे कि उनको पता था कि भाई चाइनीज़ कोई भी चीज़ कोट कर देंगे और फिर लोएस्ट कॉस्ट की होगी और फिर वो सर्वाइव नहीं कर सकेगी। तो इफेक्टिव प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट के अंदर जो है आपको तीन चीज़ें देखनी है। एक तो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन करनी है। देखिए यहाँ पे इन्होंने लफ्ज़ यूज़ किया है ऑप्टिमाइजेशन का, मिनिमाइजेशन का लफ्ज़ यूज़ नहीं किया है, क्योंकि कॉस्ट मिनिमाइजेशन कभी भी अच्छी नहीं रही है, कभी भी आप प्रूव नहीं कर सकते कॉस्ट मिनिमाइजेशन इज़ द बेस्ट थिंग टू डू। क्योंकि जब आप कम कॉस्ट देते हैं तो आपको उसी तरह की प्रोडक्ट क्वालिटी मिलती है। तो इसलिए कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करें कि आप पैसे भी मुनासिब दें और आपको क्वालिटी भी अच्छी मिले, आपको सर्विसेज भी अच्छी मिली, दैट इज कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। फिर आप ये देखें कि सप्लाई के अंदर रिस्क कौन कौन से हैं। आजकल तो रिस्क आइडेंटिफिकेशन का पूरा चार्ट बनता है, टेबल बनता है, मैट्रिक्स बनाते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं कि हम इन रिस्क को कैसे मैनेज कर रहे हैं। जैसे जो लोग जैपनीज बियरिंग्स पर डिपेंडेंट थे, उनके सप्लायर जैपनीज बियरिंग थे, एनएसके या एनटीएन वगैरह, तो जर्मनी में जब ये अर्थक्वेक आया था तो उनके तमाम प्लांट्स चूंकि जर्मनी में थे और कंसंट्रेटेड थे, तो दे वर नॉट एबल टू रीस्टोर सप्लाईज फॉर मोर देन ए ईयर। तो ये बहुत बड़ा सप्लाई का रिस्क था जो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने लिया। और लेकिन जो जो ऑर्गेनाइजेशंस ये समझती हैं कि एक रिस्क है, इनके प्लांट्स के कंसंट्रेशन इज नॉट गुड, वो फिर कई टीयर्स बनाते हैं सप्लायर्स के और मल्टीपल सप्लायर से लेते हैं ताकि रिस्क डाइवर्स हो जाए। एंड देन इफेक्टिव प्रोक्योरमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है दैट इज सस्टेनेबिलिटी। एंड सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है ट्रिपल बॉटम लाइन। ट्रिपल बॉटम लाइन का मतलब होता है कि जो आप परचेजिंग करें इकोनॉमिकली भी सस्टेनेबल हो, यानी सही प्राइस पे हो जिससे आपको ज़्यादा बेहतर रिटर्न मिले, फाइनेंशियली सस्टेनेबल हो, यानी पहले नंबर पे फाइनेंशियली सस्टेनेबल हो, उसके अलावा एनवायरमेंटली सस्टेनेबल हो और फिर सोशली सस्टेनेबल हो कि जो चीज़ प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं उससे आपकी सोसाइटी को भी कोई शिकायत ना हो। तो आप सस्टेनेबिलिटी जब आप देखते हैं तो तीनों एंगल से देखते हैं। ठीक, जैसे आपने कोई प्लांट परचेज कर लिया, वो बहुत ज़्यादा पोल्यूट करता है तो सोसाइटी विल नॉट बी हैप्पी विद दिस, तो ये सोशली सस्टेनेबल नहीं हुआ। तो आपको तीन एंगल से सस्टेनेबिलिटी देखना। पब्लिक प्रोक्योरमेंट जो है वो कॉस्टलियर होते हैं और उसकी वजह है जाहिर बात है पब्लिक प्रोक्योरमेंट 1.5 टाइम्स उनको कॉस्टलियर देखा गया, क्योंकि उनके अंदर एक तो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस होता है, फिर उसके बाद फंड्स देर में रिलीज होते हैं, फिर उसके बाद जो है लिथार्जी एक, फिर एक ब्यूरोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग, ये सब की वजह से मिल करके पब्लिक प्रोक्योरमेंट ज़्यादा महंगी होती है। अच्छा, की प्रोक्योरमेंट प्रिंसिपल्स जो है वो बेसिकली वही चीज़ है जो अभी हमने एक्सप्लेन किया है, ट्रिपल बॉटम लाइन। ट्रिपल बॉटम लाइन आपको नज़र आ रहा है कि इकनॉमी भी है, एफिशिएंसी भी है, वैल्यू फॉर मनी भी है और ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस भी है कि आप जो चीज़ परचेज कर रहे हैं अगर किसी को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है तो आप उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। की पार्टिसिपेंट्स पब्लिक प्रोक्योरमेंट में कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं? पब्लिक प्रोक्योरमेंट के अंदर सबसे पहले तो प्रोक्योरमेंट स्पेशलिस्ट इन्वॉल्व होते हैं, यानी वो लोग जो एक पर्टिकुलर टाइप के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को ज़्यादा बेहतर तरीके से परचेज कर सकते हैं बिकॉज दे आर एक्सपीरियंस्ड इन दैट, वो प्रोक्योरमेंट स्पेशलिस्ट कहलाते हैं। और उनके जो मैनेज कर रहा होता है दे आर कॉल्ड प्रोक्योरमेंट जर्नलिस्ट। फिर एक प्रोक्योरमेंट कमेटी होती है। प्रोक्योरमेंट कमेटी का काम ये होता है कि जो प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस होता है उसको इवेल्युएट करते रहते हैं ताकि उसके अंदर फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी और प्रोसीजरल जो करेक्टनेस वो मौजूद रहे। फिर ऑफ कोर्स प्रोक्योरमेंट में जो दूसरे साइड पे लोग बैठे हुए हैं वो वेंडर्स हैं, बिडर्स हैं, सप्लायर्स हैं, कंसल्टेंट हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, ये सब आपके वो लोग हैं जो आपको वो सर्विस या गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं जो आपको चाहिए। तो जो वो आप में से जो लोग जिन्होंने कुछ सेल्स का भी काम किया है और उसके बाद अब प्रोक्योरमेंट में आ गए तो वो ज़्यादा बेहतर प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं। वजह उसकी है
कि उनको पता है कि अदर साइड ऑफ द टेबल पे थिंकिंग क्या होती है। फिर फाइनेंस के लोग होते हैं जो कि पेमेंट्स को प्रोसेस करते हैं, बजट पास करते हैं, ये सारी चीज़ें फाइनेंस के लोगों का काम होता है। वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट होते हैं, ICMA क्वालिफाइड लोग होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी कभी इनमें हायर हो जाते हैं, MBAs भी इसमें काम करते हैं, MBA फाइनेंस जिन्होंने किया है, तो ये लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट होते हैं। फिर इंस्पेक्शन कमेटी होती है, इंस्पेक्शन कमेटी का काम ये होता है कि जो गुड्स परचेज की गई हैं उसको क्वालिटी कंट्रोल करे और क्वालिटी रिव्यू करे। और इंस्पेक्शन कमेटी हमेशा प्रोक्योरमेंट से डिफरेंट होती है, क्योंकि प्रोक्योरमेंट के इन्फ्लुएंस में अगर इंस्पेक्शन कमेटी हुई तो वो फिर इतनी कारगर नहीं रहेगी। फिर जनरल पब्लिक इन्वॉल्व है आजकल। जनरल पब्लिक क्वेश्चन करती है, खासतौर पे जहाँ पे टैक्स पेयर की मनी लगी हुई है या पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, उनका पैसा लगा हुआ है। ये क्वेश्चन 2 मिनट रुक जाइए, अजान हो रही है। जी जनाब। तो जनरल पब्लिक का भी उसके अंदर स्टेक्स होता है। फिर की पार्टिसिपेंट्स कौन है? डोनर एजेंसीज। किसी भी डिसीजन के अंदर जिसका पैसा लगा हुआ होता है उसकी मेजर से होती है। तो जो लोग ग्रांट देते हैं, लोन देते हैं, एड देते हैं, यानी डोनर्स होते हैं या इन्वेस्टर्स होते हैं, वो की पार्टिसिपेंट्स होते हैं। और बाद अक्सर औकात वो इस चीज़ पे डायरेक्ट करते हैं कि जनाब ये पैसा इन चीज़ों में आप लगा सकते हैं, तो बाद अक्सर औकात वो स्पेसिफाई कर देते हैं। इनका बहुत बड़ा की रोल होता है। फिर रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ का की रोल होता है। पेपरा सेपरा का बहुत की रोल है। सेपरा के रूल ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है कंपेयर टू पेपरा, तो वो आपको उनको फॉलो करना होता है। क्यों? क्योंकि फेयरनेस और एफिशिएंसी के लिए फिर पब्लिक प्रोक्योरमेंट में तो ज़रूरी है ही, लेकिन चूंकि एक रेगुलेशन है तो प्राइवेट प्रोक्योरमेंट में भी उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, उसके मुताबिक प्रोक्योरमेंट करनी चाहिए। ओके, तो प्लानिंग में जो है वो इसके लिए कुछ गाइडलाइंस दे दी है, वो इजी है, आप पढ़ लीजिएगा। अच्छा, अक्सर औकात ये होता है कि जनाब आपको कोई चीज़ अगर परचेज करनी है तो आपको उसका बजट पहले बनाना पड़ता है।
उसके कॉस्ट को पहले एस्टिमेट करना पड़ता है। तो वो एस्टिमेट आप पास्ट हिस्ट्री की बुनियाद पे अगर करेंगे तो ये मिस्टेकन हो सकते हैं। आपको चाहिए कि एस्टिमेट के वक्त आप मार्केट प्राइस लें और उसमें फिर पॉसिबली इन्फ्लेशनरी प्रेशर को भी इंक्लूड करें। खासतौर पे पाकिस्तान में अगर कोई आइटम खरीद रहे हैं या इस तरह की किसी कंट्री में कोई आइटम खरीद रहे हैं जो कि इम्पोर्टेड आइटम्स हैं, तो इम्पोर्टेड आइटम्स आप डॉलर में खरीदेंगे, यूरो में खरीदेंगे, इनकी प्राइसेस अप एंड डाउन रहती है। तो या तो आप उसको थोड़ा सा मार्जिन रखें कि और एस्टिमेट करें कि अगर 6 महीने बाद इसको एक्चुअली हम प्रोक्योर करने जाएंगे तो व्हाट विल बी द प्राइस, तो वो आपकी सिमुलेटेड कॉस्ट होगी। फिर अगर आपका बड़ा प्रोजेक्ट है तो आप बैंक के पास भी जा सकते हैं और हेजिंग भी कर सकते हैं। हेजिंग का मतलब ये होता है बैंक से आप निगोशिएट कर लेते हैं 1 साल के लिए या 2 साल के लिए, जितने अरसे का भी आपका प्रोजेक्ट है, कि हम आपसे डॉलर इस फिक्स प्राइस में परचेज करेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि डॉलर ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। तो वहाँ जो ट्रेजरी के लोग होते हैं वो डॉलर के फ्यूचर प्रोडिक्शन करते हैं, वो उनको पता है कि क्या ट्रेंड चल रहा है पिछले 20 साल से 30 साल से, उसके मुताबिक वो आपको एक प्राइस दे देंगे। जैसे अभी अगर 150 चल रहा है प्राइस, वो आपको 160 प्राइस दे देंगे, ठीक है जनाब, हम अगले 2 साल तक 160 पे आपको डाल देंगे। तो इसमें हो सकता है कि आपको कभी फायदा हो जाए, कभी हो सकता है कि आपको लॉस हो जाए, लेकिन ये कि वो करने का फायदा ये होता है कि आपकी एस्टिमेशन सही हो जाती है पाक रुपीज में, ठीक है। तो ये भी एक तरीका यूज किया जाता है। फिर ये सब डेट्स हैं जो पर्टिकुलर आपको याद होने चाहिए, पता होने चाहिए किन डेट्स पे मैंने क्या करना है, किस डेट पे एडवर्टीजमेंट देती है, किस डेट पे बिड सबमिट करेंगे लोग, किस डेट पे ओपन होंगे। बाद वक्त उसी वक्त ओपन कर लेते हैं, बाद वक्त अगले दफ़ा ओपन करते हैं, अगले दिन ओपन करते हैं। फिर उसके बाद आप टेक्निकल इवेल्युएशन कर रहे हैं तो टेक्निकल इवेल्युएशन करके अनाउंस करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करते हैं जो सबसे सूटेबल होता है, अगर कॉम्प्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये सारी चीज़ें इसका हिस्सा है। ये प्रोक्योरमेंट प्लान है और इसमें इन्होंने सारी डिटेल्स बताई हुई है कि प्रोक्योरमेंट को कैसे प्लान किया जाता है। तो इसमें आप प्लान कर सकते हैं इसके मुताबिक। इसके अगर मुताबिक आप प्लान करेंगे तो आपको जाहिर है कि एक ये आपको एक फ्रेमवर्क दे दिया है, जनाब आइटम का नाम किया है, उसकी क्वांटिटी कितनी चाहिए, उसका बजट कितना एलोकेट किया गया है या कराना है, उसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट कब है, एंटिसिपेटेड टाइम ऑफ बजट रिलीज क्या है, एक्चुअल टाइम ऑफ बजट रिलीज क्या है, डेट ऑफ रिक्वायरमेंट क्या है, प्रोक्योरमेंट का कौन सा मेथड यूज करेंगे आप इसके लिए, एक्चुअल डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट क्या है, एंटिसिपेटेड डेट ऑफ साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ठीक है, एक्चुअल डेट ऑफ द साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट क्या रहा, अवेलेबिलिटी ऑफ स्टोर यानी आइटम्स आपको कब अवेलेबल होंगे, कब आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा, ये एक एग्रीड डेट है, फिर एक एक्चुअल डेट है। तो इससे आपको एक पेज पे ही सारा पता चल जाएगा जनाब कि हम आप जो कर रहे हैं वो उस इस तरह से चीजें चल रही है। किसी आइटम को आपने प्रोक्योर करना है, आप उसकी फाइल ओपन करेंगे तो आप देख लेंगे आप किस प्रोसेस में, आप देख लेंगे कि अगला प्रोसेस क्या है, उसमें कितने अर्से में हम पहुंच जाएंगे उस प्रोसेस में। तो ये एक एडवांटेज आपको मिल जाता है अगर इस तरह के आप फॉर्मेट यूज करते हैं। और हर ऑर्गेनाइजेशन में किसी न किसी तरह का फॉर्मेट यूज होता है, ये एक फॉर्मेट है। अच्छा, एनुअल प्रोक्योरमेंट प्लान ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं, खासतौर पर वो ऑर्गेनाइजेशंस जो फॉर इयर्स एक ही बिजनेस में, जैसे नेशनल रिफाइनरी एक ही बिजनेस में, फौजी फर्टिलाइजर जो फर्टिलाइजर है वो एक ही बिजनेस में, तो उनको ओवर द इयर्स एक तजुर्बा हो गया, एक्सपीरियंस हो गया कि वो क्या क्या चीज़ें हर साल प्रोक्योर करते हैं। तो इसलिए वो इसके ऊपर ये प्लानिंग कर सकते हैं कि जनाब किस तरह से हम प्रोक्योर करें। तो दैट इज अनदर चार्ट यू कैन यूज। और ये यहाँ पे मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के एस्टिमेटेड कॉस्ट मेंशन किए गए हैं, प्रिपरेशन ऑफ बिडिंग डॉक्यूमेंट्स, ये सारे एक्टिविटीज़ वर्टिकली शो कर दिए गए। अच्छा जनाब, सेपरा जो है वो प्रोक्योरमेंट मेथड में डिफरेंट आइटम्स को डिफरेंट तरह से डिफाइन करता है। गुड्स हो गए और नॉन कंसल्टिंग सर्विसेज वो उसमें शामिल है, जैसे रिपेयर एंड मेंटेनेंस नॉन कंसल्टिंग सर्विस है, तो इस तरह जितने भी सर्विसेज हैं वो गुड्स के साथ इंक्लूड कर देते हैं। वर्क्स कोई काम हो रहा है तो वो वर्क्स में आ जाता है, और फिर कंसल्टिंग सर्विसेज वो अलग है।
तो उसके डिफरेंट मेथड्स हैं, ये आपको सब डिस्कस कर चुके हैं। इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव बिडिंग करें, नेशनल कॉम्पिटिटिव बिडिंग करें, आरएफक्यू कर लें, डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग कर सकते हैं। जो मोनोपोली पार्ट है उसके लिए पेटी कैश परचेज है, वो उसकी लिमिट है शायद 30,000 या 50,000, उसके ऊपर, या 1 लाख हो गई है अब शायद, तो उसके ऊपर आप पेटी परचेजेस कर सकते हैं। रिपीट ऑर्डर्स के भी लॉज हैं, आप रिपीट ऑर्डर कर सकते हैं। अच्छा जनाब, कंसल्टिंग सर्विसेज के लिए आपके पास डिफरेंट मेथड्स अवेलेबल है। एक मेथड जो बहुत पॉपुलर, लीस्ट कॉस्ट सिलेक्शन, जो सबसे कम कॉस्ट कोट करे आप उसे सिलेक्ट कर लेते हैं। बात चीज़ों में ये चीज़ें ठीक रहती हैं। जैसे आपने अगर बिल्कुल बिगनिंग लेवल के ह्यूमन रिसोर्स हायर करना है, तो वो प्रति यूनिफॉर्म होते हैं, उनको सिलेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव मेथड या सर्च के लिए बहुत कॉम्प्रिहेंसिव मेथड नहीं अप्लाई किया जाता है। तो किसी ऐसी पार्टी को दे सकते हैं जिसने सबसे लीस्ट कॉस्ट सिलेक्ट किया है। लेकिन अगर कंपनी के लिए चीफ एग्जीक्यूटिव को हायर करना है, तो उसके लिए आप लीस्ट कॉस्ट मेथड पे जाएंगे तो बहुत अच्छी ह्यूमन रिसोर्स की कंपनी आपको नहीं मिलेगी। तो बाज़ जगहों पे लीस्ट कॉस्ट सिलेक्शन मेथड अच्छा है, बाज़ जगहों पे बिल्कुल अच्छा नहीं है। फिर क्वालिटी बेस्ड भी होता है कि भाई आप क्वालिटी डिफाइन कर देते हैं, उसके पैरामीटर्स डिफाइन कर देते हैं और उसकी बेस पे आप सिलेक्शन करते हैं। और एक मेथड ये भी होता है जिसमें दोनों को वेटेज दे देते हैं, कॉस्ट को भी वेटेज दे देते हैं, क्वालिटी को भी वेटेज दे देते हैं, और वेटेज की बेसिस पे सिलेक्ट करते हैं। अब वेटेज आप पहले से अनाउंस कर देते हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन मेथड भी हो सकता है कि किसी को आप डायरेक्टली सिलेक्ट कर रहे हैं, अगर बड़ी पर्टिकुलर एक्सक्लूसिव कंसल्टिंग सर्विस है, वही आप प्रोवाइड कर सकते हैं, वही कंपनी प्रोवाइड कर सकती है, तो डायरेक्ट सिलेक्शन मेथड भी जा सकते हैं। फिर फिक्स बजट मेथड होता है कि आपका बजट फिक्स्ड है, तो आप उसके अंदर जो आदमी फिट आ रहा होता है उसके, या जिसको आपने दिया उसको आपने फिक्स बजट दे दिया, इस बजट के अंदर आपने काम करना है, ये फिक्स बजट कहलाता है। फिर कभी कभी आप कॉन्टेस्ट भी करा लेते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे ये सदर का जो एरिया है इसको जो रिवर्क कर रहे हैं, तो उसके लिए पहले कॉन्टेस्ट किया गया, फिर कॉन्टेस्ट करके जो बेहतर लगा उनमें से किसी को सिलेक्ट किया, तो बिट्स एंड पीसेस में वो काम दे रहे हैं, काम हो भी रहा है वहाँ पे। अच्छा, कंसल्टेंट्स क्वालिफिकेशन सिलेक्शन मेथड भी हो सकता है कि आप एक क्राइटेरिया बना लेंगे, कंसल्टेंट को इस बेसिस पे हम क्वालिफाई करेंगे, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है, प्रायर कंसल्टेंसी एक्सपीरियंस, इस तरह के आप 8-10 क्राइटेरिया बना लें, उसको पॉइंट्स दे दें, उसकी बेसिस पे सिलेक्ट कर लें, तो ये भी आप कर सकते हैं। प्री बिड मीटिंग्स, यू नो व्हाट इज प्री बिड मीटिंग्स यार, इसके अंदर बहुत सी चीज है। चलो ठीक है, ये तो हो गया। अभी हम 15 मिनट का ब्रेक लेते हैं, क्योंकि तुम लोग जो है वो थोड़ा सा, हेलो, ओके सर, नोटेड। ओके हेलो, सर। आप सुन रहे हैं? ओके सर, ओके सर। ओके सर। ठीक है, 15 मिनट का ब्रेक लेते हैं, क्योंकि फिर हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो थोड़ा सा आप लोग चाय वाय पी ले, लेके स्ट्रेचिंग कर लें। थैंक यू। ओके सर। थैंक यू सर। थैंक यू।
You can see this. We are Yes, on sir. 7 lead time and time compression. ऑफ कोर्स ये एक कॉमन इशू है कि जब आप किसी को ऑर्डर करते हैं तो बहुत कम ऐसा होता है कि आइटम्स इन स्टॉक हो। बहुत सारे केसेस में आपको वो लीड टाइम देते हैं। अच्छा, लीड टाइम का जो है मुख्तलिफ लोगों के लिए मुख्तलिफ परसेप्शन है। जो एंड यूज़र है उसका परसेप्शन डिफरेंट है, प्रोक्योरमेंट वाले का परसेप्शन डिफरेंट है, सप्लाई का डिफरेंट है, सप्लायर का, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंट है। हम देखेंगे कि वो लीड टाइम में क्या डिफरेंसेस हैं। और जाहिर है कि रिस्पॉन्सिवनेस होना ज़रूरी है। रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब ये है कि आप अपने कस्टमर नीड को कितनी जल्दी फुलफिल कर रहे हैं, कितने परसेंट फुलफिल कर रहे हैं। तो रिस्पॉन्सिवनेस आमतौर पे जो सप्लायर्स होते हैं इनबिल्ड रखते हैं 90% 95%। इतने हद तक तो रिस्पॉन्सिव होते हैं, उसके बाद फिर उनके आइटम्स स्टॉक में ख़त्म हो जाते हैं। क्योंकि जाहिर है कि वो 100% रिस्पॉन्सिवनेस के लिए उनको बहुत ज़्यादा आइटम स्टॉक में रखने पड़ेंगे और फिर उसकी जो फिर विजडम है वो क्वेश्चनेबल हो जाती है। तो लीड टाइम हो गया। फिर ये कि लीड टाइम वेरिएबिलिटी की इम्पोर्टेंस क्या है, कौन सी लीड टाइम की ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और लीड टाइम्स के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। एक्सपीडाइटिंग कैसे करते हैं। आप लोग में से जो भी परचेज डिपार्टमेंट में है वो आपके यहाँ बाकायदा एक्सपीडाइटिंग के लिए लोग होते हैं जो कॉन्स्टेंटली सप्लायर्स को रिमाइंड कराते रहते हैं, चेस करते रहते हैं ताकि आपका आइटम टाइम पे आ जाए। फिर उसके बाद आप जब कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर आप जो सप्लायर के साथ जो भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसके अंदर लिक्विडेटेड डैमेजेस रखते हैं, पेनल्टी क्लॉज रखते हैं, फोर्स मेजर रखते हैं। उनकी हम थोड़ा सा रियलिटी भी देखेंगे। भाई लिक्विडेटेड डैमेजेस की लिमिट क्या है, पेनल्टी इन्फोर्सेबल है भी नहीं भी है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिहाज से, और फोर्स मेजर वगैरह से तो आप वाकिफ होंगे, उसको थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। अमेरिकन में एक कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है कि टाइम इज़ मनी, ठीक है, और जो है वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करना है तो आपको शॉर्टेस्ट टाइम में मार्केट को रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, जिसको वो कह रहे हैं टाइम टू मार्केट। एक प्रोडक्ट को डिज़ाइन से लेकर के फिनिश प्रोडक्ट की सूरत में रिटेल में ला के रखना कस्टमर्स के लिए, ये टाइम टू मार्केट कहलाता है। और जितनी जल्दी आपका टाइम टू मार्केट होगा उतना ज़्यादा आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होगा। अभी आपने कोरोना के केस में देख लिया कि सबसे पहले जो इसकी वैक्सीन है वो फाइजर लेकर के आया मार्केट में और उसने सबसे ज़्यादा पहले मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू कर दी। उसके पास पूरी दुनिया में प्लांट्स है मैन्युफैक्चर करने के लिए, तो इसलिए उसको टाइम टू मार्केट, चूँकि फाइजर का शॉर्ट था इसलिए फाइजर को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल गया और उसने बिलियंस ऑफ डॉलर की सेल अभी तक सिर्फ इसी की मेडिसिन की कर दी है। कोरोना का जो एनेक्डोट लग रहा है लोगों को, तो टाइम को जो है वो इम्पोर्टेंस देते हैं अमेरिकन, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। तो इसलिए टाइमलीनेस, रिस्पॉन्सिवनेस, सप्लायर्स की इन सब चीज़ों को वो बाकायदा चेक करते हैं और इवेल्युएट करते हैं, KPIs के बेस में उनको मैनेज कर लेते हैं। और जो उसके बाद जो है ना बेसिकली आपका जो एक्सपीडाइट करते हैं, तो बेसिकली आपका आइटम अगर मैन्युफैक्चर हो रहा है तो बैच में होता है या क्यू में होता है कि जनाब प्रोडक्शन हो रही है, क्यू के लिए वेट कर रहा है, अब अगला प्रोसेस होगा फिर क्यू में होगा। इस तरीके से जाकर के आपका प्रोडक्ट रेडी होता है। तो उसको आप रिप्लेस करके सप्लायर्स ने पुल और फ्लो का सिस्टम यूज़ कर लिया है कि एक ही मशीनरी को फुली आप इंगेज रखते हैं और जब कस्टमर को ऑर्डर होता है उसके बाद आप उसको प्रोसेस करना शुरू कर देते हैं। तो जैसे ऑर्डर आता है उसी तरीके से आपका फ्लो चल रहा होता है, तो ये कांस्टेंट फ्लो हो जाता है, स्ट्रीमलाइन फ्लो हो जाता है। इसके ऊपर बहुत काम हो रहा है। और चाइनीज इसको क्या टर्म यूज करते हैं इसके लिए, विजन में नहीं आ रहा। चाइनीज इसके लिए पर्टिकुलर टर्म यूज करते हैं और कि वो उस फ्लो को मेंटेन किया जाता है। चाकू, यस, फ्लो के लिए वो यूज करते हैं चाकू। तो मतलब ये लोड चाकू का मतलब है लोड। आप मशीन को मुसलसल लोड पे दें और इसी वजह से क्या होता है एक ही वर्कर को मल्टीपल फंक्शंस की ट्रेनिंग देते हैं और जब परचेज ऑर्डर आता है तो एक वर्कर को वो काम देते हैं
मुख्तलिफ मशीन से प्रोसेस करता करता वो फिनिश तक लेकर के आ जाता है, क्वालिटी टेस्ट भी वही करता है। तो इस तरह से फ्लो क्रिएट होता है और आइटम्स जो है ज़्यादा रिस्पॉन्सिव तरीके से बन सकते हैं। सप्लायर को इवेलुएट करने का एक बहुत ट्रेडिशनल मेथड शुरू से रहा है ऑन टाइम डिलीवरी, कि जो टाइम उसने कहा है उसके ऊपर उसने डिलीवर किया है या नहीं किया। क्योंकि देखिए ये जो आपको साइकिल यहाँ पे दिखा रहे हैं ना, ये साइकिल के अंदर कैश इन्वॉल्व है, और कैश जाहिर है कि जितनी जल्दी आपका जो इन्वेंट्री है दोबारा से कैश में कन्वर्ट होगा उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर है। और अगर इसका ये साइकिल स्लो हो जाए तो अननेसेसरीली आपका कैश इसके अंदर स्टक रहेगा और फिर आपकी दूसरी प्रोडक्शन भी उसकी वजह से स्लो हो जाएंगी, बिकॉज यू विल नॉट बी हैविंग एनफ कैश। तो जब आप ऑर्डर रिसीव करते हैं जर्नली तो उसके साथ आपको कोई कैश नहीं मिलता है। जर्नली आप जो है वो सप्लायर से उसे खरीदते हैं या उसे आप मैन्युफैक्चर करते हैं तो आपके डॉलर्स का आउटफ्लो होता है, ठीक है, आप डॉलर्स खर्च करते हैं, फिर आप उसको कन्वर्ट कर देते हैं फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके आप डिलीवरी देते हैं, डिलीवरी के बाद आपको पेमेंट मिलती है। तो ये साइकिल है कि आपने पहले रॉ मटेरियल खरीदा, वेजेस दिए लोगों को, सैलरीज दी लोगों की, प्रोडक्ट को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करने के बाद डिलीवर किया, देन यू गेट पेमेंट। तो ये कन्वर्जन साइकिल है। उसके बाद फिर आपको कैश मिल जाता, फिर आप ऑर्डर रिसीव करते। तो ये जो इन्होंने डॉटेड लाइन से दिखाया है ये बेसिकली फिर वो साइकिल दोबारा शुरू हो जाता है, और साइकिल उसी में शुरू हो सकता है जब यहाँ से पाउंड का जो फ्लो है वो आपका कंटिन्यूटी के साथ मिलता रहे। तो इसलिए गुड्स एंड सर्विसेज जब डिले होते हैं तो आपका डॉलर स्टक होता है उसके अंदर, और जो कस्टमर होता है उसका प्रोसेस स्टक होता है। दोनों के लिए एडवर्स इम्पैक्ट है, कैश फ्लो के लिए भी एडवर्स इम्पैक्ट है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जितनी जल्दी आप आइटम लेते हैं सप्लायर से, उसको जितनी जल्दी उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके डिलीवर करेंगे उतनी जल्दी आपकी पेमेंट आएगी और आपका इन्वेंट्री में जो रॉ मटेरियल इन्वेंट्री है उसमें मटेरियल कम रहेगा। दैट्स वाई अब फ्लो मेथड्स को ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और मेरा ख्याल है लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को चाकू की वीडियो भी दिखाई थी, उसमें यही चीज़ दिखाया गया था कि वो फ्लो को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें आपका देखिए आप सप्लायर्स को इवेल्युएट इस बेसिस पे करते हैं। मेनली बहुत सारी जगहों पे जो मेनली इवेल्युएट किया जाता है वो प्राइस, क्वालिटी और टाइमली डिलीवरी, ये तीन चीज़ें उसके लिए क्रिटिकल है। अच्छा, लीड टाइम के बारे में उन्होंने बताया कि देखिए लीड टाइम एक्चुअली होता क्या है। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन को किसी चीज़ की नीड होती है, कोई प्रॉब्लम होता है, उसको सॉल्व करने के लिए वो कोई परचेजिंग करते हैं। पंप जो है वो ब्रेक हो गया है, उनको मैकेनिकल सील चाहिए, तो एक नीड है, मैकेनिकल सील लगा देंगे तो वो नीड पूरी हो जाएगी। तो सबसे पहले एक नीड क्रिएट होती है। जब नीड क्रिएट होती है तो जो यूज़र डिपार्टमेंट है या एंड यूज़र है वो एक रिक्विजिशन रेज करता है प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट को कि जनाब ये आइटम परचेज कर दीजिए। बाज़ इमरजेंसीज में उनको भी अलाउ होता है कि वो खुद डायरेक्ट भी परचेज कर सकते हैं, बट जनरल जो प्रोक्योरमेंट मेथड है वो ये है कि वो रिक्विजिशन रेज करते हैं। रिक्विजिशन के बेस पे ऑर्डर भेज दिया जाता है, जो भी प्रोसेस है, कार्रवाई है प्रोक्योरमेंट वाले करते हैं, वो हम डिटेल में देख चुके हैं। ऑर्डर रिसीव होता है, फिर ठीक है, ऑर्डर रिसीव होने के बाद वो मैन्युफैक्चरिंग शुरू करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने के बाद मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट करते हैं, ये सब में टाइम लगता है। फिर ये जाता है फिनिश गुड्स इन्वेंट्री में, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री से ये डिस्पैच होता है। डिस्पैच होने के बाद कुछ टाइम लगता है ट्रांसपोर्टेशन का, जिसके बाद वो रिसीव होता है। रिसीव होने के बाद जब उसको अपने स्लॉट में रख दिया जाता है, उन आइटम्स को स्लॉटिंग हो जाती है, तो वो फिर अवेलेबल होता है यूज़ के लिए। फिर यूज़ के लिए जब अवेलेबल हो तो यूज़र उसको एक्वायर करता है, अपने पास रिक्विजिशन दे करके वो आइटम लेता है। फिर ये उसका यूज़ या कंजम्पशन होता है, तो वो नीड फुलफिल होती है। तो जो एंड यूज़र है आप देखें उसका ट्रू लीड टाइम तो ओरिजिन ऑफ नीड से लेकर के कंजम्पशन के लिए जब अवेलेबल हो, ये सारा का सारा उसका लीड टाइम जो है वो लीड टाइम, ये टोटल ट्रू लीड टाइम है ओरिजिन ऑफ नीड से लेकर के कंजम्पशन तक। यूज़र कहता है जब मैंने रिक्विजिशन रेज कर दी है
अब बाकी सारा टाइम जब तक कि मेरी पोजीशन में वो आइटम नहीं आ जाएगा, ये सब लीड टाइम है। परचेजिंग वाले कहते हैं कि जब मुझे रिक्विजिशन मिले और जब मैंने उसे रिसीव कर लिया तो अब मेरा लीड टाइम तो पूरा हो गया। उसके बाद सेलर क्या कहता है कि जब मुझे ऑर्डर मिला और जब मैंने उसको मैन्युफैक्चर कर दिया तो लीड टाइम कंप्लीट हो गया, अब तो मैंने डिस्पैच में रख दिया, वो ट्रांसपोर्टेशन जब पहुंचा दे। और जो मार्केट का लीड टाइम होता है वो मैन्युफैक्चरिंग शुरू होने के बाद मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीटेड तक में हो जाता है। मैन्युफैक्चरर ये कहता है भाई मेरे पास ऑर्डर आया, मैंने मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी, मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट कर दी, मेरा ये लीड टाइम है। तो इसलिए आप लीड टाइम डिफरेंट लोग डिफरेंट लीड टाइम समझते हैं। सबसे ज्यादा बड़ा लीड टाइम जो होता है वो बेसिकली रियल लीड टाइम होता है, ट्रू रियल लीड टाइम होता है। उसके बाद जो सबसे बड़ा लीड टाइम होता है वो यूजर्स का लीड टाइम होता है। इस तरह से करके लीड टाइम डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट होता है। अच्छा, इस डिस्कशन में फिर आप ये देखेंगे कि भाई आप अपने सप्लायर को किस लीड टाइम पे इवेल्युएट करेंगे। अगर आप सप्लायर को इस लीड टाइम पे इवेल्युएट करेंगे कि आप यूजर्स पोजीशन में जब आया तब आप उस लीड टाइम को काउंट करेंगे, तो वो कहेगा भाई ये तो आपका इंटरनल प्रोसेस है, हमने तो एक दफा ट्रक पे रख दिया या जहाज पर रख दिया, उसके बाद थिंग्स आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल। आप कहेंगे तो बाय एयर भेज देंगे, आप कहेंगे तो बाय सी भेज देंगे, आप कहेंगे तो फेडेक्स से भेज देंगे। तो इसलिए जब आप मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन तो आपकी चॉइस है, उसको मेरे लीड टाइम में इंक्लूड ना कीजिए। मैन्युफैक्चरर कहेगा भाई जब मुझे ऑर्डर रिसीव हुआ और जब मैंने उसे बना दिया तो मेरा काम खत्म हो गया, अब मुझे इससे ज्यादा आप लीड टाइम में कहीं पे इन्वॉल्व नहीं कर सकते। तो इसलिए जब आपको किसी का लीड टाइम को डिफाइन करना होता है, क्योंकि लीड टाइम एक क्रिटिकल केपीआई होता है, देन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई उनके लिए लीड टाइम है क्या। ये आप सवाल पूछ लें यार, ये फिर शुरू हो गया असल में मसला। ये मेरा जो कर्सर है प्रॉब्लम कर रहा है जी। सर सर हमारे पास तो लीड टाइम, इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा, इसमें हमारे पास तो लीड टाइम में आरएफक्यू के स्टेज पे जो है वो वेंडर से लीड टाइम डिस्कस होता है, और इनफैक्ट और इंडीड उसका फैक्ट्री लोड भी जो है वो चार्ट मंगाया जाता है और डिस्कस किया जाता है कि वो जो हमारा लीड टाइम वो एक्चुअल सही भी है और उसका फैक्ट्री लोड हमारे गिवन लोड को जो हम पीओ रेस करने वाले हैं उसको बेयर भी कर सकता है या नहीं। तो हमारे पास तो लीड टाइम काफी एक्यूरेटली कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि ऑफशोर पे सारी चीजें बहुत एक्यूरेट चाहिए होती हैं। मैं ये बहस नहीं कर रहा कि आप लीड टाइम को एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं कर रहे। यहाँ पे पॉइंट ये है कि आप लीड टाइम कहाँ से काउंट कर रहे हैं और सप्लायर उससे एग्री कर रहा है या नहीं कर रहा है। हमारे पास तो जैसे अगर आप प्रोक्योरमेंट की बात करेंगे तो प्रोक्योरमेंट में तो मेरे ख्याल से बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जो ऐसा आपने बताया। प्रोक्योरमेंट में तो लीड टाइम वो हम लोग अपने लिहाज से देखते हैं, सप्लायर जाहिर सी बात अपने लिहाज से देखेगा, यूजर अपने लिहाज से देखेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एंड यूजर तो शोर मचाना शुरू कर देता है ना कि मैंने एक हफ्ते पहले ऑर्डर दे दिया, अभी तक ऑर्डर आया नहीं है। तो प्रोक्योरमेंट वाले परेशान होते हैं कि यार तो अभी तो हमारे पास रिक्विजिशन आई है, हमने दिया है, अभी प्रोसेस कर लें। तो इसलिए डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट लीड टाइम है। कहने का मकसद ये, अगर आपसे कोई लीड टाइम पूछे एज ए प्रोक्योरमेंट मैनेजर तो एंड यूजर को आप वो लीड टाइम बताएंगे जिस वक्त उसके पास पोजीशन में आ जाए। हो सकता है आपके लिए लीड टाइम वो हो जब आपकी पोजीशन में आ जाए, आप उसे इन्वेंट्री में रख लें। तो ये डिफरेंट लीड टाइम्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है, आपके एंड यूजर्स को भी, सप्लायर्स को भी, और सप्लायर के भी लिए भी जो आप लीड टाइम सेट करेंगे, क्या उसमें ट्रांसपोर्टेशन टाइम भी इंक्लूड करेंगे? वो तो उसका काम नहीं है, ठीक है। तो वो तो कहेगा जब मैंने डिस्पैच कर दिया तो मैंने आपकी लीड टाइम को फुलफिल कर लिया। इसलिए इसकी वैल्यूएशन में आपको ट्रू एक लीड टाइम डिसाइड करना पड़ेगा, वॉट एवर यू डिसाइड। ये मैं नहीं कह रहा कि आप यहाँ तक डिसाइड करें या यहाँ तक डिसाइड करें, उसके हिसाब से आप इवेल्युएट करें, ओके। और उसमें जाहिर है सप्लायर का एग्री होना भी जरूरी है। आप उसके अंदर वो लीड टाइम भी डाल दें जो उसकी कंट्रोल में नहीं है, जो उसकी मैनेजमेंट में नहीं है, तो वो इतना रियलिस्टिक भी नहीं होगा। अच्छा सर, प्रोक्योरमेंट के लिहाज से तो लीड टाइम जो है वो राइट फ्रॉम द परचेज ऑर्डर जो इशू होता है उससे लेके डिलीवरी, एक्चुअल डिलीवरी ऑफ द इक्विपमेंट तक, या जो भी आप मंगा रहे हैं वहां तक ही होता है प्रोक्योरमेंट के लिए ना? जी सही बात है। आपका वो परचेज ऑर्डर स्टैंड से लेकर के आपके पास रिसिप्ट हो जाए, आप कहते हैं कि लीड टाइम हो गया, पूरा हो गया लीड टाइम, ठीक है। लेकिन एंड यूजर के लिहाज से अभी लीड टाइम अभी बाकी है,
जब तक कि जी उसके जी पोजीशन में नहीं, ठीक है, जी पोजीशन में आने में 1-2 दिन तो लग ही जाते हैं। अनटिल बहुत इमरजेंसी, आप क्वांटिटी चेक करेंगे, क्वालिटी चेक करेंगे, उसके बाद वो वेयर हाउस वाले उसको वेयर हाउस में रखेंगे, वहां से इश्यू होगा। कोई बहुत इमरजेंसी आइटम होता है तो डायरेक्ट वो इशू करा लेते हैं। जो जनरल प्रोसेस है वो तो यही है। अब एक एक दो दिन ऐड करते जाइए, बीच में सैटरडे संडे आ गया तो इस तरह से लीड टाइम जो है वो बढ़ता चला जाता है। ये सारी चीजें आपने देखनी है। मैं ये नहीं आपको प्रमोट कर रहा कि आप ये लीड टाइम यूज करें या लीड टाइम वो लीड टाइम यूज करें। जब आपके पास एंड यूजर बात करे, उसको आप बताइए कि इस डेट पे आपके पोजीशन में होगा, ठीक है। जब सप्लायर से बात करेंगे तो वो आपको बताएगा कि इस डेट में प्रोक्योरमेंट की पोजीशन में होगा, या इस डेट पे हम उसे डिस्पैच कर देंगे। आप उसको एक्सपेडाइट कराना है, ट्रांसपोर्टेशन मोड चेंज करना है, वो करें, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पे इन्होंने एक एग्जाम्पल दी है। ये एग्जाम्पल जो है वो डिलीवरी परफॉर्मेंस की दी है, ठीक है। और डिलीवरी परफॉर्मेंस की उन्होंने एग्जाम्पल ये दी है कि देखिए जनाब, एक सप्लायर है ए और एक सप्लायर है बी। ए सप्लायर 8 दफा डिलीवर कर रहा है और 4 दफा लेट नहीं है। और फिर 8 सप्लाई, फिर 12 सप्लाईज की। उसमें पास्ट 2 ईयर्स में, ये करंट पीरियड में उसने ये किया कि 8 सप्लाईज की, उसमें से 4 लेट है। पास्ट 2 ईयर्स में ऐसा है कि उसने 12 सप्लाईज की थी, उसमें 4 लेट थे। अब आप कंपेयर करेंगे तो उसके अपने लिहाज से भी बेंचमार्किंग कर सकते हैं कि आपकी अपनी परफॉर्मेंस जो पास में रही है उसके लिहाज से अब आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। जैसे उसने 8 सप्लाईज की है करंट पीरियड में और 4 लेट है, इसका मतलब है 50% लेट है वो। ये देखिए ग्राफ में वो बता रहा है, सबसे पहली लाइन जो है कि 50% लेट है। जबकि पास्ट में उसने क्या किया था कि 12 सप्लाईज की थी, उसमें 4 लेट किए थे। इसका मतलब उस वक्त तो 33% परफॉर्मेंस थी उसकी लेट की। अगर उसकी अपनी परफॉर्मेंस से भी आप कंपेयर करें तो उसकी परफॉर्मेंस डिटेरियोरेट हो रही है। जब आप ये बेसिस यूज करते हैं सप्लायर्स को इवेलुएट करने के लिए या सप्लायर्स को कैटेगराइज करने के लिए, तो आप उसको टीयर 2 से टीयर 3 पे ले जाते हैं और आप बताते हैं कि भाई हम इसलिए ले गए। तो ये एक ट्रांसपेरेंट मेथड है जिससे पता चल रहा है कि आप सप्लायर को खुद उसकी अपनी परफॉर्मेंस से कैसे इवेलुएट कर सकते हैं। इसी तरह बी को किया है। बी देखिए आप, इस साल उसने क्या किया है कि टोटल डिलीवरीज 10 की हैं, उसमें से 1 लेट की है। इसका मतलब 10% उसका डिलीवरी लेट है इस दफा, ठीक है। फिर उसने पास्ट 2 ईयर्स में क्या किया है, 16 डिलीवरीज की हैं, उसमें से 4 लेट की है। इसका मतलब 25% उसने लेट किया है। तो अपने पास्ट परफॉर्मेंस से भी उसने इंप्रूव किया है। और अगर आप उसको सप्लायर ए से कंपेयर करें तो उससे भी इंप्रूव किया है, उससे भी बेहतर परफॉर्मेंस है। तो सप्लायर बी को अब आप टीयर 3 में है तो टीयर 2 में ले जाएंगे। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? या डिफिकल्ट है? ये चार्ट आप लोगों की समझ में आ रहे हैं? जी जी सर जी। तो सर इस सप्लायर तरह बी में जो है पहले उसके अंदर 10 में से 1 डिलीवरी लेट की है, तो वो 10% पे कैसे फॉल कर रहा है? अच्छा 90 पे। 10 into 100। अच्छा अच्छा, नहीं तो फिर तो उसकी परफॉर्मेंस गिरी है ना सप्लायर बी की। कहाँ गिरी है? 10% लेट कर रहा है। पहले वो 25% लेट करता था। पास्ट 2 ईयर्स लिखा हुआ है ना राइट साइड पे, ओके ओके ओके, सही है। 25% लेट करता था, अब 10% लेट कर रहा है। तो उसकी परफॉर्मेंस अपने लिहाज से भी कंपेयर करें तो इम्प्रूव हुई है, और सप्लायर ए के लिहाज से भी कंपेयर करें तो इम्प्रूव हुई है कि वो 10% लेट कर रहा है करंट पीरियड में, और जो है वो ए जो है वो 50% लेट कर रहा है करंट पीरियड में। तो इस तरह से आप एक डिलीवरी डेट परफॉर्मेंस के ऊपर सप्लायर्स को इवेल्युएट कर सकते हैं सिमिलर कैटेगरी में। उसकी बेसिस पे आप उनके साथ बिजनेस स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं अगर आपको रूल्स अलाउ करते हैं। अच्छा जनाब, लीड टाइम का फिर यहाँ पे जो चीजें आपने वहां पे देखी थी उसको इन्होंने यहाँ पे लीड टाइम को डिफाइन कर दिया है कि प्री ऑर्डर प्लानिंग तो जाहिर है यूजर करेगा। यूजर बताएगा कि उसको क्या तकलीफ है, किस चीज से उसकी तकलीफ दूर होगी। जब यूजर ये स्पेसिफाई कर देगा तो प्रोक्योरमेंट के पास जाएगा,
तो ये एक टाइम हो गया, इसमें टाइम लगता है। प्रोक्योरमेंट ऑर्डर प्लेसिंग करेगा, सप्लायर जो है वो ऑर्डर डिस्पैच करेगा, फिर कुछ अरसे के बाद सप्लायर ऑर्डर रिसीव करेगा, फिर प्रोडक्शन में वो ऑर्डर बनेगा, फिर वेयर हाउस में वो माल आएगा, फिर ट्रांसपोर्टेशन होगी, फिर रिसीविंग होगी, फिर पेइंग होगी। ये लीड टाइम के पूरा प्रोसेस है। आप इसमें भी देख सकते हैं कि कहाँ से कहाँ तक आप लीड टाइम कंटिन्यू कैलकुलेट करते हैं। ये उसी की डिटेल है, यू कैन सी दैट। देखिए सप्लाई लीड टाइम के इन्होंने कोकोआ की एग्जांपल दी है। चॉकलेट के अंदर कोकोआ यूज होता है और ये साल में दायरे एक दफ़ा प्रोड्यूस होता है और ज़्यादातर घाना में प्रोड्यूस होता है। तो वो लीड टाइम सप्लायर का ऑन एवरेज 180 डेज है, क्योंकि जाहिर है कि अगर आपने ऑर्डर किया उस वक्त जबकि क्रॉप बना ही नहीं था, तो क्रॉप डेवलप होने के बाद आप तक पहुंचने में बाई सी 180 डेज लग जाता है। ठीक है। अगर कंपनी के पास स्टॉक में है, अगर किसी कंपनी के पास स्टॉक में है तो 70 डेज में दे देते हैं। तो फिर उसके बाद इंग्रेडिएंट्स भी चाहिए, उसके इंग्रेडिएंट्स में उसमें नट्स होते हैं, उसका भी कुछ लीड टाइम होता है। शुगर है, शुगर जनरल आइटम है, आमतौर पे स्टॉक में अवेलेबल है, 1 से 2 दिन में सप्लाई कर देते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद पैकेजिंग में 1 से 3 दिन लग सकते हैं। प्रोडक्शन में जब आप लाएंगे तो उसमें 1 से 2 दिन लग सकते हैं। तो आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि टोटल एक चीज़ ऑर्डर करके फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होने के लिए, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होकर चॉकलेट की शक्ल में जाएगी, तभी तो वो कस्टमर खरीदेंगे। कस्टमर को तो बैक एंड का प्रोसेस में जो हेक्टिक एफर्ट्स है उसका नहीं पता है। वो तो जाता है और वेयर हाउस जाकर के रिटेल में कहता है जनाब मुझे किट कैट चाहिए, अब किट कैट अवेलेबल है तो सब दे देगा रिटेलर, नहीं है तो बोलेगा शॉर्ट है। तो इसलिए जो बैक एंड में काम हो रहा होता है ना, उसके अंदर लीड टाइम पे ही काम हो रहा होता है। और इसके अंदर जाहिर है बिलियंस की परचेजेस करता है नेस्ले फॉर एग्जांपल। एक दिन का भी लीड टाइम आप शॉर्ट करेंगे तो आप बहुत सारे पैसा बचा लेंगे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। प्रोक्योरमेंट वालों की खूबसूरती यही है कि प्रोक्योरमेंट ऐसा काम कर सकता है जो कि दूसरे लोग नहीं कर सकते, और प्रोक्योरमेंट अपनी सैलरी को जस्टिफाई करता है क्योंकि उससे मेनी टाइम ज़्यादा वो अर्न करके दे सकता है। कहीं पे कॉस्ट सेविंग कर लेगा, कहीं पे प्राइस पे बार्गेन कर लेगा, कहीं पे क्वांटिटी डिस्काउंट ले लेगा, तो उसके पास ऑप्शंस बहुत है। इसलिए प्रोक्योरमेंट का आदमी जो अच्छे तरीके से काम करता है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे कीमती तरीन आदमी होता है। अच्छा जनाब, यहाँ पे देखिए लीड टाइम वेरिएबिलिटी की बात की गई। लीड टाइम वेरिएबिलिटी का क्या मतलब है कि कभी आपको सप्लायर कहता है कि जनाब मैं 2 हफ्ते में डिलीवर कर दूंगा, कभी कहता है कि मैं 6 हफ्ते में डिलीवर कर दूंगा। तो वेरिएबल हुआ ना, 2 हफ्ते 6 हफ्ते, तो 4 हफ्ते का तो वेरिएबिलिटी हो गई। तो यहाँ पे इसको लीड टाइम वेरिएबिलिटी को चेक किया गया है कि लीड टाइम वेरिएबिलिटी एक्चुअली होता क्या है। तो इन्होंने कहा कि लीड टाइम वेरिएबिलिटी इस वक्त जो है वो -4 है, ठीक है, और जो एक्चुअली लीड टाइम है वो 12 है। तो और लीड टाइम वेरिएबिलिटी -4 से 4 तक फ्लक्चुएट करती है। मिसाल के तौर पे तो इसका क्या हो जाएगा, अगर 12 को माइनस करें 4 से तो 8 वीक्स हो गया, और 12 में 4 ऐड करें तो 8 to 16 वीक्स हो गया। इसी तरह जो दूसरा लीड टाइम है वो 6 वीक्स का है। अगर 6 में से 4 वीक्स माइनस कर दें तो 2 वीक्स हो गया, और 6 में 4 वीक ऐड कर दें तो 10 वीक्स हो गया। तो इस तरह से लीड टाइम वेरिएबिलिटी से टोटल लीड टाइम कैलकुलेट हो गया कि लीड टाइम मिनिमम होगा तो 8 वीक्स, मैक्सिमम होगा तो 16 वीक्स। और दूसरे के केस में लीड टाइम मिनिमम होगा 2 वीक्स और मैक्सिमम होगा 10 वीक्स। तो अगर सवाल आपसे ये पूछा जाए कि किसकी वेरिएबिलिटी ज्यादा है, तो हम कहेंगे कि जिसका 2 to 10 वीक्स है। वजह उसकी ये है कि जब आप 10 को 2 से डिवाइड करते हैं और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इंडेक्स जो है 500 आ जाता है, ठीक है, या 5 आ जाता है, जैसे भी आप इंडेक्स बनाना चाहिए। इंडेक्स आमतौर पर परसेंटेज में बनाते हैं,
तो 10 डिवाइडेड बाई 2 500 आ गया। तो इसके वेरिएबिलिटी 100 से 500 तक है। और दूसरे की वेरिएबिलिटी क्या है, 16 को 8 से डिवाइड करें तो ये 200 है वेरिएबिलिटी। तो इसकी वेरिएबिलिटी कम है और दूसरे वाले सिस्टम की वेरिएबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, हालांकि आप देखें कि पहले सिस्टम में 8 to 16 है, 16 वीक्स तक भी जा रहा है, लेकिन उसका पहले ही 8 वीक्स तो कम, वो जीरो बेस है ना, तो इसलिए हम कहेंगे कि जिसकी वेरिएबिलिटी 2 to 10 है उसकी वेरिएबिलिटी ज्यादा है। अगर नहीं समझ में आया मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि करंट लीड टाइम जो है वो आपका 12 वीक्स है और उसमें +-4 होता है वेरिएबिलिटी। +-4 का ये मतलब ये है कि कभी वो 16 वीक्स में प्रोवाइड करता है, कभी 8 वीक्स में प्रोवाइड कर देता है। तो +4 को यहाँ लिख दिया। तो इस तरह क्या हो गया, हमारे पास दो लीड टाइम आ गई, एक 8 वीक्स और एक 16 वीक्स। अब दोनों को मिनिमम से डिवाइड कर दीजिए कि 8 को 8 से डिवाइड करेंगे 100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दें 100 से। 16 को 8 से डिवाइड करें 200 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी यही किया गया, 2 को 2 से डिवाइड किया, 100 से मल्टीप्लाई किया, 100 आ गया। 10 को 2 से डिवाइड किया, उसको 100 से मल्टीप्लाई किया, 500 आ गया। तो न्यू लीड टाइम वेरिएबिलिटी 100 से लेकर के 500 है, जबकि पुरानी वाली जो लीड टाइम वेरिएबिलिटी है वो 100 से 200 है। तो इवैल्यूएशन के पर्पस के लिए हम कहेंगे कि करंट लीड टाइम इज बेटर देन न्यू लीड टाइम। सर बेसिकली अगर हम इसमें देखें तो इस तरह से भी हम देख सकते हैं कि लीड टाइम जो 4 है, 12 और 4 जो है वो इसका 33% बनता है, और 6 में से अगर 4 वीक डिले कर रहा है तो वो तकरीबन आपका 80% पे जा रहा है, 66% बनता है। उसकी वेरिएबिलिटी वहां ज्यादा है। हेलो हेलो सर आवाज आई मेरी? जी, अब दोबारा बोले आप। मैं ये कह रहा था कि अगर हम उसको इस तरह से भी नोट करें कि 12 वीक में से 4 वीक डिले आ रहा है तो वो तकरीबन 33% बनती है। ट्रू। और अगर 6 में से 4 वीक लेट कर रहा है, क्योंकि एक्चुअल लीड टाइम 6 वीक है और उसमें से भी 4 वीक लीड कर रहा है, तब तो तकरीबन 75% की वो डिफरेंस आ रहा है। 66%। तो जी 60% ज्यादा है। जी बिल्कुल, वेरिएबिलिटी बहुत ज्यादा है। जी ठीक है, बिल्कुल सही है, ऐसे भी आप इवेल्युएट कर सकते हैं। तो ये एक तरीका उन्होंने बता दिया। अच्छा, उसके बाद एक्सपीडाइटिंग है। एक्सपीडाइटिंग से तो प्रोक्योरमेंट के लोग वाकिफ ही हैं, वो रेगुलर बेसिस के ऊपर सप्लायर को फ़ोन करते हैं, मैन्युफैक्चरर से भी डायरेक्ट फ़ोन करते हैं। मिसाल के तौर पे आपने किसी से प्रोडक्ट खरीदी, NSK से प्रोडक्ट खरीदी, लोकल डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोडक्ट खरीद दी आपने, अब उसने 1 मंथ का डिलीवरी टाइम दिया, तो आप लोकल डिस्ट्रीब्यूटर को भी बार बार एक्सपीडाइट कर रहे होते हैं, उसको कंटिन्यूसली फॉलो अप कर रहे होते हैं, चेस कर रहे होते हैं। और कभी कभी जब आपकी इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो NSK जापान को भी फ़ोन कर देते हैं, उनको भी ईमेल कर देते हैं, इनको भी ईमेल कर देते हैं। और जाहिर है कि वो ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं कि भाई ये हमारा इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक कस्टमर है, तो उसको टाइम पे सप्लाई करना चाहिए। तो एक्सपीडाइटिंग के रिजल्ट्स आते हैं और प्रोक्योरमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एक्सपीडाइटिंग, क्योंकि अगर आप परचेज ऑर्डर दे के भूल जाएंगे तो फिर आपको प्रोडक्ट टाइम पे नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे जो है प्रायोरिटी सेट हुई होती है कि भाई इस कस्टमर ने बड़ा शोर मचाया हुआ है तो उसको पहले आइटम दे दो। हो सकता है आप वाला आइटम बन रहा है वो उस कस्टमर को दे दो, तो और आप वाला आइटम फिर लेट हो जाएगा क्योंकि आप एक्सपीडाइट नहीं कर रहे। तो एक्सपीडाइटिंग करना है यानी कि बार बार रिकॉल करना, बताना उनको कि जनाब हमारा आइटम है, इस डेट को डिलीवर करना है, प्लीज़ मेक श्योर कि इस डेट में डिलीवर कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं। एक्सपीडाइटिंग जो है बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। एक्सपीडाइटिंग के लिए ही ये जो बड़े बड़े कंपनीज हैं लाइक वॉलमार्ट वगैरह, वो यहाँ पे अपना स्टाफ बैठा देते हैं ताकि वो सप्लायर से रेगुलर बेसिस पे कांटेक्ट में रहें, सप्लायर पार्टनरशिप कर सकें और रिलेशनशिप अच्छी हो ताकि लीड टाइम इंप्रूव हो सके। लीड टाइम इंप्रूव होने का मतलब है सेविंग, पैसे बचते हैं। जी सर आपके ख्याल में से नेगोशिएशन जो बंदा कंडक्ट कर रहा है प्रोक्योरमेंट में, वो बेहतर एक्सपेडाइटर बन सकता है या स्पेशल फंक्शन हो तो वो बेहतर एक्सपेडाइटिंग कर सकते हैं? देखिए, नेगोशिएशन और एक्सपेडाइशन ये दो डिफरेंट क्वालिटीज हैं। एक्सपेडाइट करने के लिए फॉलो अप की स्किल्स चाहिए, नेगोशिएट करने के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए, बिजनेस स्ट्रेटेजी की स्किल्स चाहिए। ये दो डिफरेंट स्किल्स हैं
और नेगोशिएशन की स्किल ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा टॉप पे होती है। और फॉलो अप जो है वो बिगनिंग लेवल के जो एग्जेक्टिव्स होते हैं वो करते हैं। तो इसलिए जो बिगनिंग लेवल के जो एग्जेक्टिव्स हैं उनको अपने आप को प्रूव भी करना होता है, इसलिए एक्सपेडिशन का काम उनसे करवाएं। और आप अगर एक्सपीरियंस है तो आप नेगोशिएशन का काम खुद करें। ओके। चले, अच्छा जनाब, तो सप्लायर को जब आप सिलेक्ट कर रहे होते हैं तो आप ये सब चीज़ें देखते हैं। अपना माइक बंद कर दीजिए प्लीज जी, कि उसका रिकॉर्ड कितना अच्छा है, उसकी रेपुटेशन कितनी है अच्छी है, हम उसको कितना ज़्यादा यूज़ करते हैं, कितनी फ्रीक्वेंसी से यूज़ करते हैं, उनके लिए हमारा ऑर्डर कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हर सप्लायर के लिए आप स्ट्रेटेजिक कस्टमर नहीं हो सकते, तो ये देखना भी ज़रूरी है कि ये सप्लायर हमें किस नज़र से देख रहा है, तो उससे भी आपको इम्पोर्टेंस पता चलती है कि एक्सपीडाइशन कैसे करेंगे। फिर कोऑपरेशन में उनका रिकॉर्ड कैसा है। बास कंपनीज बड़ी प्रोफेशनल्स होती हैं, अपने एवरेज कस्टमर को भी बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं। फिर आपको ये भी देखना होता है कि इस आइटम की क्रिटिकलिटी क्या है। एक्सपेडाइट करने के लिए देखना जरूरी है इसकी क्रिटिकलिटी क्या है। हर मैटर के आइटम के लिए आपको एक्सपेडाइट नहीं करना है। ऑफिस स्टेशनरी है, बहुत पड़ी हुई है, आपने फिर ऑर्डर कर दिया है, तो उसको एक्सपेडाइट करना इतना जरूरी नहीं है। हाँ, कभी कभी आप उसको चेंज कर लें अगर वो लेट हो रहा है तो, ठीक। लेकिन कोई कम इंपॉर्टेंट इंजीनियरिंग कंपोनेंट है जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्शन रुकी हुई है, तो उसकी एक्सपेडाइट करने के लिए तो चीफ एग्जीक्यूटिव तक उसको एक्सपेडाइट कर रहा होता है, उसकी क्रिटिकलिटी पर डिपेंड कर रहा होता है। हाई प्रायोरिटी आइटम्स है, अगर लो आपके पाकिस्तान वाले को टाइम पे नहीं मिले, अगर फर्नेस ऑयल, कौन सा ऑयल कहते हैं उसको, रॉ ऑयल, क्रूड ऑयल, वो रुक जाएगा, तो इसलिए उसकी क्रिटिकलिटी तो बहुत ज़्यादा है। फिर आप स्टैंडर्ड प्रायोरिटी भी सेट कर सकते हैं, भाई इन आइटम्स को जो है ना, एक हफ्ते में कोई रिस्पॉन्स नहीं आए तो वी नीड टू फॉलो अप चेज। इन आइटम्स में एक घंटे में रिस्पॉन्स नहीं आए तो वी नीड टू फॉलो अप ऑन चेज। एक दिन में नहीं आए तो क्रिटिकलिटी आप सेट कर सकते हैं। फिर बाज़ औक़ात आपको अल्टरनेटिव्स देखने पड़ते हैं। बाज़ औक़ात सप्लायर आपको प्रोवाइड नहीं कर पा रहा होता, उसकी फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं, उसके सप्लायर से, उसके अपने प्रिंसिपल से ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं, तो उसके अपने यहाँ इम्पोर्टेंट ह्यूमन रिसोर्स जो है वो चली जाती है जॉब छोड़ करके। तो बहुत सारी वजूहत की बिना पर सप्लायर आपको टाइमली डिलीवर नहीं दे पा रहा होता है, या ये कि मैन्युफैक्चरर पे इतना लोड है कि आपको उसके एजेंट ने जो कमिट किया है वो बिल्कुल गलत कमिट किया है, वो पॉसिबल ही नहीं है। ऐसी सूरत में आपको अल्टरनेटिव का पता होना चाहिए कि अगर ये नहीं देगा आइटम तो ये देगा। आजकल तो अल्टरनेटिव में बड़ा अच्छा काम किया हुआ है आमतौर पर परचेजर्स ने, उनको पता भी होते हैं, लेकिन सिर्फ वो उन आइटम्स में लॉक हो जाते हैं जिन आइटम के अंदर चॉइस नहीं होती उनके पास, जैसे OEM रिकमेंडेड आइटम्स हैं या इस तरह की चीज़ें हैं, उसमें फिर प्रॉब्लम होती है। उसमें एक तरीका ये भी है कि स्टॉक अगर बाज़ औक़ात ऐसा होता है, मैंने अपनी जॉब के दौरान किया है कि भाई हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बेयरिंग की ज़रूरत थी, मैन्युफैक्चरिंग में टाइम था, तो ब्राज़ील के सप्लायर के पास वो आइटम अवेलेबल था, तो हमने उससे परचेज करके कस्टमर को सर्व किया। तो ये सब मेथड्स होते हैं जिससे आप एक्सपेडाइट कर सकते हैं। हाँ, ये भी बहुत अच्छा तरीका है, डी वी नो अनदर यूजर। वो जो है वो अनदर यूजर, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान रिफाइनरी है, उसके साथ ही नेशनल रिफाइनरी है, ज्यादा फासला नहीं है दोनों में, तो ये लोग आपस में स्पेयर पार्ट्स एक्सचेंज करते रहते हैं। सर करते हैं ये अक्सर, लोग जी अक्सर होता है सर, हम लोग उसको लोन कहते हैं, लोन का एक प्रॉपर जी सेक्शन है लोन जो ये कर रहा था। जो ये कर रहा होता है, और ये जी जी। म्यूचुअल कॉपरेशन इसलिए जरूरी है कि कभी उनको भी जरूरत पड़ सकती है, तो अनदर यूजर भी एक बाज़ औक़ात बहुत बड़े हेल्प बन जाते हैं आपके लिए। अगर आप सर जैसे डायरेक्ट अभी अगर आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं, तो जी बाइको के पास फ्लोटिंग पाइप्स पड़े हुए थे, और जो रिसेंट बारिशें हुई हैं उसमें हमारा जो कनेक्शन था केमारी टर्मिनल से, हमारी केमारी सेक्शन से, वो जो लाइन कनेक्ट करती थी वो ब्रेक हो गई थी बारिश की वजह से। तो हमने फिर बाइको से बात की, बाइको के पास फ्लोटिंग पाइप पड़े हुए थे, जी तो जी बाइको ने हमें विदाउट एनी चार्ज लोन कर दिया कि आप लोग यूज कर लें, जब वापस करने लगे इंस्पेक्शन कर लेंगे, कोई खराब हुआ तो चेंज कर देगा, अदरवाइज हम ले लेंगे। तो वो नहीं, खैर उससे हमारा बड़ा मेजर लॉस रुक गया, बच गया, वरना तो हम हमें जी शट डाउन में जाना बिल्कुल, पड़ता। ये भी एक बहुत बड़ा अल्टरनेटिव है जी, बिल्कुल जी सही जी। बात है। चलें, गुड। अब पाकिस्तान नेवी ने एक ज़माने में यूज़ किया था, जब वो रुक गई थी सप्लाईज अमेरिका से, तो हमारे पास 8 फ्रिगेट्स थे नेवी में। क्या किया गया कि एक को खड़ा कर दिया गया, भी किसी
जहाज के ऊपर कोई पार्ट चाहिए होता था तो उस जहाज से वो पार्ट निकाल कर उतार कर उधर लगा देती। उसके बाद दूसरा जहाज भी इसी तरह कैनिबलाइजेशन की नजर हुआ। तो ये भी करते हैं बाज़ वक़्त एक्सट्रीम पोजीशंस के अंदर। ठीक है। और फिर आप कैसे एक्सपीडिटिंग करेंगे? एक्सपीडाइटिंग के लिए आपके लोग होने चाहिए, ठीक है, जो इस काम को करें। और अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे लोगों को रखते हैं जो एक्सपीडाइटिंग का भी काम करते हैं और दूसरे पेपर वर्क भी करते हैं, तो दोनों काम कर लेते हैं। अच्छा, एक्सपीडाइटिंग में आप कैसे रिडक्शन कर सकते हैं? लीड टाइम अगर आपको पता है और एक्सपेक्टेड है तो उसमें आप देखें क्या कर सकते हैं। बायर और सेलर मिल करके कोई सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई थोड़ा एक्सपेडाइट हो जाए, जल्दी हो जाए। सेलर को भी एहसास है कि आपके उनके दरमियान जो है वो प्रॉब्लम हो, आपको इसकी वजह से प्रॉब्लम है, तो उसके भी तरह से एक्सपेडाइटर्स होते हैं। अच्छा, तो एक्सपेडाइटर्स जो है वो इसको बेहतर अच्छे तरीके से देख लेते हैं। आप फिर आपकी रिक्वायरमेंट बाज़ औक़ात ये होता है, ये PRL NRL वाले ये करते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट को रीशेड्यूल करते हैं कि पहले मिसाल के तौर पर 1 महीने बाद चाहिए था, अब अचानक शोरूम अचानक शुरू कर देते भाई 15 दिन बाद दो, क्योंकि हमने मशीन खोल दी है, एनुअल मेंटेनेंस चल रहा है, तो वी नीड अर्लियर। हालांकि ज़्यादातर तो आप लोग ये करते हैं कि एनुअल मेंटेनेंस से पहले बिल्कुल प्लान तरीके से परचेजिंग करते हैं, लेकिन एनुअल मेंटेनेंस के दौरान बाज़ ऐसे आइटम्स की भी ज़रूरत पड़ जाती है जो एंटिसिपेट नहीं किया था, जिसके मुताबिक आपका ख्याल था कि ठीक है, इस तरह की अर्जेंसी को बहुत ज़्यादा एक्सपेडाइट करना पड़ता है। ठीक है। और डिलीवरी रिक्वायरमेंट आप स्पेसिफिकली लिखेंगे तो वो फिर आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। जर्नली लिखेंगे एक्स स्टॉक या एज सुन एज पॉसिबल या अर्जेंट, तो उसमें होता ही है सप्लायर ये समझता है कि यार एक्स स्टॉक नहीं है तो मैं रूटीन में लिख देता हूँ 1 महीने। तो आप उनको बता सकते हैं कि कोट ओनली इफ इट इज एक्स स्टॉक, या एक कोट मिनिमम डिलीवरी पीरियड, या बात कर लें उनसे तो आपको ज़्यादा बेहतर सूरत हाल का आइडिया हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद सेल्स के लोग जो है ना वो ओवर प्रॉमिस करते हैं। हालांकि सेल्स के लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है कि भाई आप अंडर प्रॉमिस करें, ओवर डिलीवर करें, लेकिन खासतौर पर जो नए नए सेल्स पर्सन होते हैं ना बहुत इंथुजियास्टिक होते हैं, वो सेल्स क्लोज करने के लिए ओवर प्रॉमिस कर देते हैं। तो प्रोक्योरमेंट को ये देखना पड़ता है कि ये जो इन्होंने ओवर प्रॉमिस किया है उसकी हकीकत क्या है। उसके लिए आप उनके कंट्री मैनेजर से बात कर सकते हैं, प्रिंसिपल से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, तो बहुत सारी सिचुएशन क्लियर हो सकती है। अच्छा, एक टॉपिक रह गया लिक्विडेटेड डैमेजेस और फोर्स्ड मेजर, ये इंशाल्लाह कल करेंगे। ओके, कोई क्वेश्चन है जी? सर इसी से रिलेटेड था, LD से रिलेटेड, ये कल फिर बात कर लेते हैं। हाँ हाँ, लिक्विडेटेड डैमेजेस हम पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट होता है। ये आप लोग डालते हैं क्लॉज, एज परचेजर आप क्लॉज डालते हैं, अब उसकी हकीकत क्या है जी? काटते भी है। सप्लायर बाज़ औक़ात लड़ता भी है उसके ऊपर, बाज़ औक़ात इसलिए भी नहीं लड़ता है कि 6 सही होने के बावजूद कि आइंदा भी बिजनेस करना है उसने, ये सब सूरत है। तो इसको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, आप लोगों का एक्सपीरियंस भी जरूर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जनाब, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, मीट टुमारो। थैंक यू सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।